दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अलजेब्रा का मैराथन लेकर आया हूं। अलजेब्रा के मैराथन से दोस्तों आपका क्या होगा कि आरआरबी टीचर के जो वैकेंसी आई हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या यूपीपीएससी के टीचर के जो भी क्वेश्चन है और जो भी टॉपिक है उसमें देखिएगा, मैथ में जो सिलेबस है में उसमें अलजेब्रा भी है, यानी बीजगणित भी है, अंकगणित भी है। अंकगणित तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो में बता ही दिया है। एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट में आप अभी जाइए। एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई भी एक चैप्टर में केवल एक ही कॉन्सेप्ट बताया है और उस एक कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो आप सभी लोग एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट में जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको देखें। उसी में मैं अलजेब्रा के एक मैराथन क्लास को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको क्या पूरी अलजेब्रा का सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ये तय मानिए दोस्तों, मैं कोई भी चीज़ हकीकत ज्ञान से बताता हूँ। हकीकत ज्ञान का मतलब ये होता है कि आप यदि क्वेश्चन को केवल पढ़ते हैं और मेरी बात को केवल ध्यान में रखते हैं तो केवल पढ़ने मात्र और ध्यान में रखने से इस सारी क्वेश्चन के सलूशन को आप कर ले जाएंगे। दोस्तों मैं इस सेशन में अलजेब्रा का मैराथन के साथ साथ जो आरआरबी में यानी रेलवे में जो पीआईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हम क्वेश्चन को कराएं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मैं अपने से खुद बनाकर नहीं बताता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उन्हीं को ऑथेंटिक मानकर ही मैं क्या करता हूं। और उससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ और मैं सीधे दिखाता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हाल ही में जून 2025 में जो एग्जाम हुए हैं वो लेटेस्ट क्वेश्चन को मैं उठा कर लेकर आया हूँ। और मैं दिखाऊंगा कि यदि आप मेरे कुछ टॉपिक जो आपको बताएंगे अलजेब्रा पर अगर समझ लिए तो विश्वास मानिए आपको अलजेब्रा अंकगणित से भी आसान लगेगा। ये तय मानिए आज इसके बाद आपको अलजेब्रा अंकगणित से भी ज़्यादा इजी और मज़ेदार लगेगा। और फ्री का नंबर आप लेकर जाएंगे, कोई भी एग्जाम में फ्री का नंबर लेकर जाएंगे। और आरआरबी की चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी में अलजेब्रा से क्वेश्चन होते हैं और आप मुट्ठी में उन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीधी हम बात करते हैं, कोई ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैंने ऐसा कोशिश किया है कि यदि आप इस मैराथन को देख लेते हैं तो आप आपको किसी के वीडियो को या किसी अन्य टाइप इसी पर अलजेब्रा पर आधारित किसी अन्य बुक को रेफरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इस चीज़ को देखकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका काम 100% सही होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों है बीजगणित की मूल बात है, यानी बीजगणित की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अंकगणित में आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले अगर अंकगणित आप पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते होंगे प्राइम नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। तो जो आप अंकगणित में जो प्राकृतिक संख्या कहते हैं वो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है? अचर होती है। अचर बोले तो कांस्टेंट होती है, यानी उसका एक निश्चित मान रहता है जो कंफर्म मतलब निश्चित रहता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो आपके जो अंकगणित में है आप इस अंक को लेकर सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों वही जब बीजगणित में आप आते हैं तो इस बीजगणित में आपको इस वैल्यू के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं चर राशि, यानी वह राशि जिसका मान निश्चित ना हो बल्कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका मान क्या परिवर्तित हो या बदल जाए। उस चर राशि को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं दोस्तों? उस चर राशि को हम एक्स वाई जेड या ए बी सी डी के किसी भी अक्षर के द्वारा या क ख ग के किसी भी अक्षर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों ये बात समझ में आई कि कोई भी अगर राशि देखा जाए, कोई भी राशि वो 2 प्रकार की होती है। कोई भी राशि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? कोई भी राशि आपकी 2 प्रकार की होती है। एक राशि अचर राशि होती है जो कांस्टेंट होती है, जो कि हम अंकगणित में पढ़ते हैं, और दूसरी राशि चर राशि होती है जो बीजगणित की मेन राशि है, जिसको आपको पढ़ना ही होगा, जिसको एक्स वाई जेड के रूप में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे दोस्तों आप बचपन में क्वेश्चन को क्या करते थे, मान लेते थे कि माना इसका मान एक्स है, वाई मैंने जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं दी गई रहती है उसको तुम मान लेते थे एक्स वाई जेड, और जिसको तुम मानते थे दोस्तों वही चर राशि है। तो कभी भी चर या वेरिएबल का नाम लें हम तो तुम समझ लेना एक्स वाई जेड या ए बी सी डी की बात की जा रही है जो मानी गई है। कभी अचर की बात किया जाए, अचर यानी जो कभी ना बदले, कांस्टेंट जो कि 1 2 3 होता है। इन चीज़ों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि बीजगणित की जो क्वेश्चन है हम 0 से हीरो के पढ़ाएंगे। आपको क्या पढ़ा रहे हैं दोस्तों? 0 से लेकर हीरो, यानी 0 से शुरू करेंगे और हीरो बनाकर आपको खड़ा कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, अब आता है बीजगणितीय व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। जैसे देखो दोस्तों, अंकगणित में तुम 1 2 3 पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, तो बीजगणित में एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे अंकगणित में तुम एक्सप्रेशन लिखते हो तो कैसे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो अंकगणित में एक्सप्रेशन ऐसे होता है। कैसे देखो, ऐसे जैसे 2 + 4 + 3 हाँ होता है ना। उसी तरह का बीजगणित में भी एक्सप्रेशन होता है, यानी उसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है कि कैसे व्यक्त करते हैं। देखो
जैसे हमने लिख दिया यक्स प्लस वाई, क्या लिखा यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई जो लिखा है यह अपने आप में कह रहा है कुछ, एक्स प्लस वाई जो लिखे है यह अपने आप में कह रहा है, और क्या कह रहा है यही बात को हमें समझना है। यानी एक्स एक संख्या है, एक्स क्या है एक संख्या है जो कि हम माने हैं कि माना वो संख्या क्या है एक्स है, माने वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है इसलिए उस संख्या को हमने यक्स माना। वाई क्या है दूसरी संख्या है जिसको मैंने वाई माना है, ठीक है, माने कोई दो संख्याएं हैं जिसको मैंने अपने से माना है यक्स और वाई। तो इसका लिखने का मतलब ये है कि कोई दो ऐसी अज्ञात संख्या जिसका योग क्या है एक्स प्लस वाई है। यानी ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब है कि किन्हीं दो अज्ञात संख्याओं का योगफल, किन्हीं दो अज्ञात संख्याओं का क्या है ये योगफल है, किन्हीं दो, यक्स एक अलग संख्या है वाई एक अलग संख्या है, तो दो अज्ञात संख्याओं का योगफल हम बोल देंगे। जैसे मान लो हिंदी में बोल दिया कि दो अज्ञात संख्याओं का योगफल निकालो, तो दो अज्ञात संख्याओं का योगफल का मतलब तुम क्या लिखोगे, उस अज्ञात संख्याओं को यक्स और वाई मान लोगे कि माना पहला अज्ञात संख्या यक्स और दूसरी अज्ञात संख्या वाई, तो योगफल का मतलब ये हुआ कि यक्स प्लस वाई, ये तुम मान लोगे। और जो मानोगे वो किससे मानोगे, वेरिएबल से लेकर मानोगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अंत में सॉल्व करोगे तो यक्स की कोई वैल्यू आएगी और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट में आएगी। तो ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है दोस्तों कि कभी कभी किसी सवाल में एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, किसी सवाल में 2 आ जाए, किसी सवाल में 3 आ जाएगा, 5, मैंने एक्स की वैल्यू निश्चित नहीं रहती है, इसीलिए तो इनका नाम वेरिएबल रखते हैं। और इनका सहायता क्यों लेते हैं एक्स वाई का, तो अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम इनकी सहायता लेते हैं। यानी कुल मिला के बात समझ में आ गई दोस्तों कि चर राशि का मतलब क्या हुआ और अचर राशि का मतलब क्या हुआ। अचर राशि यानी जो नंबर निश्चित हो, जैसे 1 2 3, और चर राशि का मतलब क्या कि वो अज्ञात नंबर जिसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई और जेड के रूप में, और उसका हम मान कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर के रूप में ज्ञात करते हैं, और ज्ञात होते ही इस अज्ञात यानी चर राशि का काम हमारा खत्म हो जाता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? तो दोस्तों यदि बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के बाद बीजगणित आपको बहुत ही आसान लगेगा, ये तय मानिए। तो अब है कि बीजगणितीय एक्सप्रेशन का मतलब क्या, अभी मैंने बताया ना एक्स प्लस वाई क्या है, ये बीजगणितीय एक्सप्रेशन है। या जैसे इसमें मैंने बताया है 3x² + 5x, इसका मतलब क्या हुआ, -7 है, देखो -7 है, यानी 3x² + 5x -7, मान लो यहीं लिख दिया मैंने -7। ये अपने आप में क्या कह रहा है, ये अपने आप में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो मैं ये लिखा है 3x² + 5x -7, 3x² + 5x -7, ये अपने आप में क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो दोस्तों क्या कह रहा है बात समझो, कि कोई अज्ञात संख्या है उसको मैंने मान लिया है यक्स। तो देखो ये अपने आप में बातें क्या कर रहा है, कह रहा है ये कि कोई अज्ञात संख्या का वर्ग, कोई अज्ञात संख्या को हमने क्या मान लिया है यक्स मान लिया है। तो किसी, देखो ये क्या कह रहा है, ये देखो पूरा एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, और यही हिंदी में तुम्हारे लिख कर आएगा, और उस हिंदी में लिखी हुई चीज़ को तुम्हें इस रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो कहेगा किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी संख्या यक्स कौन सी संख्या में नहीं पता है, तो कहेगा क्वेश्चन में कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना उसी संख्या, देखो उसी संख्या मैंने एक्स क्या है वही संख्या है, उसी संख्या के 5 गुने के योग, प्लस का मतलब क्या हुआ, योग से 7 कम है यानी -7। ये अपने आप में दोस्तों हमसे बातें कर रहा है, ये हमें अपने आप में क्या बातें कर रहा है कि किसी संख्या का क्या, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग का 3 गुना उसी संख्या के 5 गुने के योग से 7 कम है, ये हमें बातें कर रहा है। जो मैंने इतने बड़ा भारी भरकम हिंदी बोला उसी को रिप्रेजेंट इस माध्यम से करते हैं जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और इसीलिए इसका नाम एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात समझ में आ गई, चर पढ़ लिया हम लोगों ने, समझ लिया एक्स वाई जेड, और उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं और ये अपने आप में क्या कहता है ये भी समझ में आ गया। और एक बात सुनो दोस्तों, जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, जो एक्सप्रेशन जैसे ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है बहुपद। क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों, बहुपद के नाम से जानते हैं। और बहुपद का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज में आपको समझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम लोग एंट्री कर चुके हैं अलजेब्रा में मैंने चर राशि, अलजेब्रा देखो अब अंक की बात नहीं करूँगा, एक्स वाई जेड हमने लिखा, ये क्या है दोस्तों, चर राशि, क्या है दोस्तों, चर राशि। अब बहुपद माने क्या होता है दोस्तों, देखो हम जो प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं तो हम इसको इंग्लिश में
जो प्राकृतिक संख्या होता है, माफ़ करना, अंकगणित में, तो बहुपद को हम डिनोट कर देते हैं अलजेब्रा में प्राकृतिक संख्या। यानी हम इसको मानते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या जो होता है अंक में जो प्राकृतिक संख्या अंकगणित में होता है दोस्तों, उसी के बराबर हम बहुपद की डिफिनीशन को देखते हैं। देखो ये तो अंक हो गई, ये तो अंक हो गया, ठीक है ना, प्राकृतिक अंक हो गया। लेकिन प्राकृतिक अंक कहो या देखो इसको मान लेते हैं चर राशि में, लेकिन इससे जो मिलकर बनता है दोस्तों, देखो इससे जो मिलकर बनता है जो एक्सप्रेशन, इसी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। माने एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब ये हुआ कि किसी बात को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई भी बात अंकगणित में हमने बोला, उसको कैसे एक्सप्रेस करके हम लिखते हैं। अभी मैंने तुमको समझाया कि नहीं संख्या। एक्सप्रेशन का मतलब जैसे मैंने लिख दिया x + y, यानी किन्हीं दो संख्याओं का क्या योगफल को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन का जो रूप है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अगर इसी एक्सप्रेशन में एक पद हो, क्या कितने पद हो, एक पद हो, तो उसको एक पदी बहुपद कह देते हैं। क्या कह देंगे, अगर एक पद होगा तो उसको कह देंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अगर मान लो इसी एक्सप्रेशन में दो पद हो, इसी एक्सप्रेशन में कितने पद हो, दो पद हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, तो दोस्तों हम लोग द्विपदी बहुपद। बात को समझो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर इसी में तीन पद हो, इसी में कितनी पद हो दोस्तों, तीन पद हो, तो उसे बोल देते हैं त्रिपदी बहुपद। अब तुम सोच रहे होगे एक पदी बहुपद का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी एक पद वाला एक्सप्रेशन, जैसे तुम मान लो x हुआ या 2x हुआ, कोई भी एक पदी वाला। द्विपदी बहुपद का उदाहरण क्या ले सकते हो, दो पद वाला, जैसे अभी तुमने ऊपर लिखा x + y, एक पद ये। पद कैसे डिनोट होता है दोस्तों, प्लस माइनस से जो है अलग जो होता है वो पद कहलाता है, प्लस माइनस से विभक्त होता है। जैसे एक और उदाहरण देख लो, जैसे लिख दिया तुमने 3x + 5, ये भी एक पद और दो पद, ये भी द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद मतलब जैसे तुमने लिखा x + bx + c, ये क्या है, त्रिपदी है। जैसे एक पद, दो पद और तीन पद, यानी प्लस माइनस से क्या होता है, अंतर अलग होता है। बात समझ में आया कि नहीं, त्रिपदी। तीन पदी का ऐसे बहुत सारे बहुपद हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुत सारे पद हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद माने क्या, कई सारे पद। तो ये सब बहुपद के क्या हो गए, ये सब अभी हमने बताया, ये बहुपद के प्रकार हो गए। अगर एक पद होगा तो एक पदी बहुपद हो जाएगा, दो पद होगा द्विपदी बहुपद हो जाएगा, तीन पद होगा तीन पदी बहुपद होगा। एक बात और सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि बहुपद को प्राकृतिक संख्या का इक्विवेलेंट मैंने कहा। मैंने अगर समझना है तो जैसे प्राकृतिक संख्या का जो रूल होता है, प्राकृतिक संख्या का रूल क्या होता है दोस्तों, देखो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ। दोस्तों टाइम भले लग रहा है, लेकिन विश्वास मानो आज के बाद तुम अलजेब्रा को क्या कर दोगे, छू मंतर कर दोगे। अब बड़ी ही मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में, सवाल लगाओगे तो और मज़ा आएगा, देखना। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या का क्या रूल होता है, जैसे किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक संख्या का रूल ये होता है कि हम प्राकृतिक संख्या को कभी भी भिन्न के प्राकृतिक संख्या को कभी भिन्न के हर के रूप में नहीं लिख सकते, कहने का मतलब 1/2 क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं भैया 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0.5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं भैया प्राकृतिक संख्या नहीं है। माने 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हर के रूप में तुमने लिख दिया, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर हर के रूप में, वो भी हर जो है वो 1 से क्या होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 5 है, 5 में तो 5/1 लिख ही सकते हो, तो 1 को नहीं मानोगे। बाकी 1/2 कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि 1/2 में जो 1 है वो प्राकृतिक संख्या है, 2 है वो प्राकृतिक संख्या है, 0.5 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी प्राकृतिक संख्या को कहने का मतलब वो संख्या जो, ये अब कह दो, मान लो कि रूट में लिख दिया 2, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ना रूट में 2 प्राकृतिक संख्या है, ना हर के रूप में लिखा जाए वो प्राकृतिक संख्या है, ना पॉइंट वाला प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का रूल क्या होता है, वो सीधे सपाट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। सेम टू सेम जो रूल फॉलो होता है प्राकृतिक संख्या का, वही रूल हमारा बहुपद में भी फॉलो होता है। बात समझ आया कि नहीं। अगर हम लिख दें क्या रूट x बहुपद है, तो नहीं ना भाई, रूट x हमारा बहुपद नहीं है। रूट x का कोई कह दे रूट x बहुपद है, दोस्तों आपको ये बताओ रूट x बहुपद है, बहुपद तो है ही, ठीक है दोस्तों। रूट x बहुपद हमारा नहीं है। अगर 1/x कह दे ये बहुपद है, तो नहीं दोस्तों, ये भी बहुपद का हमारा कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ रही है ना। चलो बात समझ में आ रही है, तो जो चीज़ इसमें फॉलो होगा, जैसे ये वही चीज़ इसमें हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ चलो अब अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला है दोस्तों बहुपद के बाद हम समझने के बाद अब क्या समझते हैं, अगला समझते हैं समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण होने के लिए दोस्तों 2 रूल होना चाहिए। समीकरण, वो भी बीजगणितीय समीकरण होने के लिए 2 चीज़ होना आवश्यक है। याद रखना, कोई भी एक्सप्रेशन
कोई भी एक्सप्रेशन समीकरण तब कहलाएगा जब दो चीज़ आवश्यक रूप में होना चाहिए। दो चीज़ आवश्यक रूप में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। वो आवश्यक रूप क्या होना चाहिए? पहला चीज़ आवश्यक ये होनी चाहिए कि कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। और दूसरा, बीजगणितीय इक्वेशन होने के लिए कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। और दूसरा, बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। यदि ये दो चीज़ आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो क्या है? समीकरण है। यानी बीजगणितीय व्यंजक कभी भी समीकरण का रूप कब लेगा? तो तब लेगा जब कम से कम क्या हो? कम से कम एक चर राशि हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो उसे समीकरण कहते हैं। तो जिस भी समीकरण में क्या हो? बराबर का चिन्ह हो और कम से कम एक चर राशि हो, वो हमेशा हमारा क्या कहलाता है? बीजगणितीय समीकरण, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाता है। इस बात को याद रखना। बात समझ में आई? ये चारों चीज़ समझ में आ गई? आगे ना दोस्तों, अब देखो तो समीकरण का क्या तुमने नियम देखा कि कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। एक चर राशि होनी चाहिए। एक चर राशि होनी चाहिए, पहला चीज़ देखा। और दूसरा चीज़ तुमने इसमें क्या देखा कि इसमें एक बराबर का चिन्ह अवश्य बीच में लगा होना चाहिए, तभी हम इसे समीकरण कहते हैं। तो समीकरण में देखो, समीकरण के दो प्रकार तुम्हें देखने को मिलेंगे। देखो समीकरण के कई प्रकार देखने को मिलेंगे, दो प्रकार देखने को मिलेंगे तुम्हारा। जैसे एक तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें रैखिक समीकरण, और एक तुम्हें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो किसी भी समीकरण का घात कैसे निकालते हैं, तो बात को समझने की कोशिश करो। अभी हमने एक उदाहरण दिया था, समीकरण का उदाहरण देता हूँ, जैसे रैखिक समीकरण का उदाहरण देता हूँ और द्विघात समीकरण का उदाहरण देता हूँ। तो पहले तो तुम घात कैसे निकालोगे? तो जैसे 2x + 5 = 0 दिया है, कोई समीकरण दिया है। इस समीकरण का अगर तुम्हें घात निकालना हो तो किसी दी हुई समीकरण के चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होता है, पावर को घात कहते हैं, जो मैक्सिमम घात होता है उस समीकरण का घात कहलाता है। जैसे चर राशि को ध्यान दो, जैसे 2x + 5 में यक्स की घात क्या है? तो यक्स का घात कुछ नहीं है। जिसका घात कुछ नहीं रहता है उसको क्या मानते हैं? 1। तो इस समीकरण का घात क्या है दोस्तों? 1 है। ये भी एग्जाम में निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ एक समीकरण 2x² + 5 = 0। 2x² + 5 = 0 मैंने लिखा है। इस समीकरण का घात कोई पूछेगा तो कैसे निकालोगे? तो सर्वप्रथम तुम देखोगे कि चर राशि कहाँ है, यहाँ है। इस चर राशि का घात क्या है? 2 है। तो इस समीकरण का घात भी 2 होगा। मान लो 2-3 चर राशि आ जाए, जैसे मान लो आ जाए ax³ + bx5 + c = 0 का घात। तो देखोगे चर राशि x का घात क्या है? 3 है। यहाँ देखो यहाँ a b c हम अंक के रूप में माने हैं। इनका अगर तुम इसको चर मानते हो तो इनका भी घात दे सकते हो। तो इसका घात 3 है, इस x का घात 5 है। तो सबसे मैक्सिमम घात जिस चर राशि का होता है वही उस समीकरण का घात कहलाता है। तो इस समीकरण का क्या होगा घात दोस्तों? 5 होगा। और एक बात कि यदि समीकरण का जितना घात होता है, मानो इस समीकरण का घात क्या हो? 5 है। तो इस समीकरण का घात 5 है। तो जब इसको हल करके तुम x का मान ज्ञात करोगे, यक्स का मान ज्ञात करोगे तो उसकी संख्या भी 5 आएगी, यानी 5 ठे यक्स का मान आएगा। जैसे इस संख्या को, जैसे 2x + 5 = 0 है दोस्तों, इसका घात 1 है, क्योंकि इस चर राशि का घात 1 है। तो ये अपने आप में ये कह रहा है कि अगर इसको हल करके यक्स का मान ज्ञात करोगे तो इसका हमेशा मान 1 आएगा, यानी उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। और जो यक्स का मान आता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल कहा जाता है। मूल का मतलब क्या हुआ? रूट मूल कहा जाता है, रूट कहा जाता है। जो यक्स का मान आता है उसे क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है, रूट कहा जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो हाँ, समझ में आ रही है। दोस्तों घबराओ मत, हम सबका रिवीजन कराएंगे अभी आपको। तो कोई भी समीकरण क्या है? तो समीकरण ये वो है जिसमें एक चर राशि हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, और उसमें चर राशि का जो घात होगा, जो मैक्सिमम घात होगा, वही उस समीकरण का घात होगा। यदि किसी चर राशि का घात 1 हो, यदि किसी चर राशि का मतलब क्या हुआ? यदि किसी समीकरण का घात 1 हो, समीकरण का घात क्या हो? 1 हो। समीकरण का घात का मतलब क्या हुआ? उस चर राशि का मैक्सिमम घात 1 हो, तो वो समीकरण रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जिस समीकरण का घात 1 हो वो समीकरण रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी 2x + 5 = 0, यह एक समीकरण के मानों को पूरा कर रहा है कि नहीं? तो देखो कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। हाँ भैया एक चर राशि है, कौन सा है? यक्स है।
और बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो ये पहली बात कि ये समीकरण हो गया, ये समीकरण है। और प्रश्न आता है कि रैखिक, रैखिक मतलब होता है लीनियर माने एकांक, यानी जिस समीकरण का घात क्या हो, एक हो। तो इस समीकरण का घात ज्ञात करने के लिए राशि का घात, चर राशि का घात ज्ञात करो। इस चर राशि यक्स का घात मैक्सिमम क्या है, एक है। अतः जिस चर राशि का घात या समीकरण का घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिस समीकरण का घात यानी जिस इक्वेशन का घात क्या हो, दो हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कोई उदाहरण लिख लो, जैसे 2x² + 5x + 7 = 0। ये क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण है। कैसे? क्योंकि किसी भी समीकरण का घात ज्ञात करने के लिए हम क्या कहा जाता है, चर राशि का, चर राशि यहाँ पर दो है, एक ये है एक ये है। तो चर राशि का एक घात दो है, एक घात एक है। तो जो मैक्सिमम घात होता है दोस्तों वही उस समीकरण का घात कराता है। तो मैक्सिमम घात दो है, तो अतः यह क्या है, इस मैक्सिमम घात इसका दो है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो जिस समीकरण का घात दो है वो द्विघात समीकरण हुआ। और मैंने क्या बताया कि जितना घात होता है समीकरण का उतना ही मान निकल कर आता है। तो अगर इसमें यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, एक वैल्यू निकल कर आएगा, क्योंकि समीकरण की घात क्या है, एक है। इस द्विघात समीकरण में इसका घात दो है, द्विघात समीकरण नाम ही है द्विघात समीकरण। यानी जिस समीकरण का घात दो हो, जिस समीकरण का घात दो हो उसे द्विघात समीकरण। और घात दो है तो उसके यक्स की वैल्यू भी क्या इतनी आएगी, दो ही आएगी। उसकी रूट, वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल होता है, रूट होता है, वो दो ही आएगी। दो संख्या का मतलब, दो का मतलब दो नहीं, दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दो वैल्यू आएगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों एक बार और तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं। समीकरण का मतलब क्या होता है तुमको मैंने बता दिया। समीकरण का मतलब वो होगा जिसमें कम से कम एक बराबर का निशान हो और कम से कम एक चर राशि हो। कम से कम एक बराबर का निशान नहीं दोस्तों, एक बराबर का निशान केवल होना चाहिए, कम से कम एक चर राशि होना चाहिए। यक्स का मतलब हमने मान लिया कि कम से कम एक चर राशि होना चाहिए। कम से कम एक्स का मतलब क्या है, ये चर राशि है। ठीक है दोस्तों, समीकरण का हमने घात निकालना सिखाया। ये चर राशि का जो घात होता है वही समीकरण का घात होता है। तो मैंने दो समीकरण बताया, एक आपको बताया रैखिक समीकरण और एक मैंने बताया आपको द्विघात समीकरण। दोस्तों इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से समझो। रैखिक समीकरण बताया, एक बताया द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण जब किसी समीकरण का घात क्या हो, एक हो। जब किसी समीकरण का घात क्या हो, एक हो। और किसी भी समीकरण का घात कैसे निकालते हैं ये बताया है। जब किसी समीकरण का घात एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, और जब किसी समीकरण का घात दो हो तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और जितनी घात होती है समीकरण की उतना ही रूट निकलता है, उतना ही मूल निकलता है। मूल का मतलब आंकिक मान। किसका आंकिक मान, तो चर राशि का आंकिक मान। चर राशि की जो वैल्यू आती है उसी को हम रूट कहते हैं या मूल कहते हैं। और इस द्विघात समीकरण का घात दो है तो समझ लीजिएगा कि इसका मूल हमेशा कितना होगा। मूल का मतलब यक्स की वैल्यू यानी रूट। इसका रूट कितना आएगा दोस्तों, दो आएगा। ऐसे देखो दिखाते हैं। इसे 2x + 4 = 8। ये अपने आप में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या का दोगुना में 4 जोड़ने पर वो 8 के बराबर हो जाता है। ये कह रहा है किसी संख्या के दोगुना में 4 जोड़ने पर वो संख्या 8 से बराबर हो जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको इस तरीक़ा से एक्सप्रेस करते हैं। अब इसका मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले चर राशि, सभी चर राशि की जितनी चर राशियाँ हैं उसको यहीं रहने दो। तो चर राशि से रिलेटेड जो पद हैं उनको LHS की तरफ लिखो और बाकी जो स्वतंत्र रूप से अचर है उसको राइट हैंड साइड लिखो, यानी +8 को उधर रहने दो। अब +4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। दोस्तों याद रखना, प्लस बराबर के उधर जाकर माइनस होता है, माइनस बराबर के उधर जाकर प्लस होता है, गुणा बराबर के उधर जाकर भाग होता है और भाग बराबर के उधर जाकर गुणा होता है। इस चीज़ को रट डालो यानी उल्टा हो जाता है। तो अब देखो यहाँ के वैल्यू ज्ञात करो तो क्या आया, 2x = 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2। यही तुम्हारा आंसर है। यानी x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2। कोई एक ही आई ना, अब कोई और आ सकती है क्या, तो ये जो 2 वैल्यू आई है दोस्तों, इस 2 को अगर तुम इस x के मान क्या आया दोस्तों, x का मान तुम्हारा क्या आ गया, 2। तो ये x बराबर 2 आया है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके LHS पार्ट में रखोगे तो वो RHS के बराबर हो जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो रख कर देखो, x बराबर 2 यहाँ रखो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो ऊपर क्या होगी। तो 2 को 2 ही रहने दो, x की जगह का मान क्या आया, 2 आया तो x × 2 हो गया, x × 2 हो गया, मैंने माफ़ करा 2 × 2 हो गया। +4 है तो +4 हो रहने दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 2 दूना का 4 + 4 8 आया कि नहीं, यानी LHS बराबर तुम्हारा RHS होगा कि नहीं। बात समझ में आया ना। तो वैल्यू ज्ञात करने का मतलब इसका अचर राशि का वैल्यू, और जो ये वैल्यू 2 आया है इसी को क्या, इस 2 को क्या कहते हैं हम, रूट कहते हैं। रूट
रूट या मूल कहते हैं, मूल यानी इस एक्सप्रेशन का या इस समीकरण का मूल क्या है, तो मूल 2 है। ठीक है दोस्तों, मूल क्या है, 2 है। अब देखो, अब इसको हल करोगे तो कितना तुम्हें मूल्य निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। कैसे, तो देखो दोस्तों, सर्वप्रथम इसको हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने के मतलब अब कैसे करते हैं वो चीज़ सीखो। यहाँ पर कैसे गुणनखंड करते हैं, जब बीच में बराबर होता है दोस्तों तो यहाँ बराबर नहीं लगाते हैं, बल्कि ऐसे लिखते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दो और इसको 2 पदों में तोड़ा जाता है। इसको 2 पदों में तोड़ा जाता है। और 2 पद में कैसे तोड़ते हैं, तो देखो इसके अंक को देखो, ये 4 है, तो हम 4 कैसे लाते हैं, तो इस x स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, गुणांक माने अंक क्या है, 2 है, तो इसको लिख दो। इसका गुणांक क्या है, तो गुणे लिख दो। इसका गुणांक क्या है, देखो बात समझो, हमें 4 लाना है, तो इस x स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ लिख दिया 2 है। गुणांक माने गुणा के रूप में अंक, और अंत में क्या है दोस्तों, -6, तो यहाँ लिख दिया मैंने -6। ठीक है दोस्तों, इसका चिन्ह -6। तो सर्वप्रथम देखो, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। प्लस और माइनस में गुणा होता है तो क्या आता है दोस्तों, माइनस। क्या आता है दोस्तों, माइनस। यानी इनका हम क्या, माइनस जब आएगा तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों के प्रयोग करके ऐसा कोई 2 भागों में विभाजित करें ताकि घटाने पर 4 आ जाए। तो ध्यान से देखो, माइनस का देखो, प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस में माइनस से गुणा किया तो तुम्हारा माइनस आया। तो माइनस आने का मतलब ये हुआ कि इसका ऐसा हम एक्सप्रेशन 2 पद तैयार करें कि उन 2 पदों को घटाएं एक दूसरे में से तो वो 4 आए। अगर यही चिन्ह दोस्तों प्लस आता तो हम इन दोनों में ऐसा खोजते 2 अंक जिसको जोड़ने पर 4 आए, लेकिन चूँकि माइनस आया, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, और प्लस माइनस में गुणा किया तो माइनस आया। यानी माइनस जब आए तो घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, यही गुणा करने पर यदि प्लस आए तो क्या ऐसा जोड़े कि 4 आए। और किसका प्रयोग करके, इन्हीं का प्रयोग करके। तो 2 और 6, तो चूँकि माइनस आया तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा क्या, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा क्या, हाँ होगा। तो हम इस 4 की जगह पर यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो ये प्लस है तो प्लस लिख दो। इस 4 की जगह हम लिख देते हैं 6 माइनस 2। ध्यान रहे कि ये जो आता है उन सभी का प्रयोग हो जाना चाहिए, इसमें सभी का प्रयोग। 6 - 2, 4 की जगह तुमने 6 - 2 लिख दिया। अब बाकी को सेम टू सेम यक्स को ऐसे ही उतार दो, यक्स को ऐसे ही उतार दो। और -6 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। इस 4 को तुमने, केवल 4 को तुमने क्या लिखा है, केवल इस 4 को लिखा है 6 - 2। अब कैसे लिखा है ये मैंने तुम्हें बता दिया, क्यों ऐसे लिखते हैं तो अभी समझ में आएगा। अब अगला लाइन देखो, यहाँ पर हो गया 2x²। अब यक्स से अंदर गुणा करो, इधर प्लस से गुणा करो, तो प्लस से गुणा करोगे तो चिन्ह वही रहेगा। तो 6 में x से गुणा करोगे तो 6x - 2x और -6 बराबर क्या आया दोस्तों, 0। ठीक है, बराबर आएगा 0। अब क्या करो, इनको गुणनखंड हम करना सिखा रहे हैं। इन दोनों में 2 पद में इसको क्या कर दो, विभाजित कर दो। 2 पद में तुमने क्या किया, विभाजित किया दोस्तों। इसको थोड़ा मिटा दोस्तों। अब देखो इन दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर 2 है, 6 में भी 2 × 3 2 है, इसमें 2x है, इसमें 1x है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, 2 और x कॉमन है। तो इनमें 2 और x कॉमन करते हैं, तो देखो 2 और x कॉमन करते हैं तो क्या बचता है, तो देखो 2x कॉमन करते हैं तो इसमें 2 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया। 2x में 1x चला गया, 1x बचा, तो यहाँ लिख दिए 1x। प्लस है तो बीच में प्लस लिख दो, ठीक है, समझो मज़ा आएगा। अब इसमें 2 3 6, 2 × 3 माने 2 गायब है, इसमें 2 कॉमन हो चुका था, क्या बचा, 3 बचा। और x भी जो है कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल 3 बचा, यानी x + 3 हुआ। अब देखो इसमें माइनस, इसमें माइनस, यानी क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है दोस्तों। बीच वाले की तरह बनाना रहता है, तो बीच में चूँकि प्लस है इसलिए माइनस को तुम क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। और क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 और 6, 2 × 3 यानी 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन करोगे तो क्या अंदर बचेगा, तो देखो माइनस कॉमन कर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा। और ये माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन कर लोगे तो प्लस बचेगा। मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और 6 में से 2 तुमने ले लिया तो 2 3 6 यानी 3 बचा। अब बराबर 0 है तो बराबर 0 कर दो। ये एक स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये स्टेप समझ में आया ना। ये स्टेप देखते ही तुम समझ लो कि यहाँ भी ये और ये हमेशा ये कॉमन आएगा हमेशा। यानी इसमें क्या कॉमन आ गया दोस्तों, x + 3 कॉमन आ गया। और x + 3 अगर कॉमन ले लोगे, जैसे इस पद में x + 3 कॉमन ले लोगे, तो x + 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x। क्या बचेगा, 2x। यहाँ पर x + 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2। अब बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0। तुमने एक्चुअल में क्या किया दोस्तों, तो इसका तुमने गुणनखंड किया है, ये गुणनखंड आ गया है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ तक जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो कोई एक पद ले लेते हैं, कोई भी एक पद लेके हल करते हैं। जैसे अगर x + 3 बराबर क्या होगा, देखो ये गुणा है, ये क्या है दोस्तों, गुणा है।
और गुणा बराबर के उधर जाएगा तो 0/, ये होगा 0/, का मतलब क्या, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो एक बार इसको लेकर हल करोगे, तो इसको लेकर हल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा -3, क्योंकि +3 उधर जाकर 0 में से घटेगा तो -3, यानी एक x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब आगे करने के लिए मैं इसको अब करूँगा, मिटाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है दोस्तों। अब इसको लोगे, यदि 2x - 2 = 0, तो अब देखो, अब क्या करोगे, इसको लियो और इसको 0/x + 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही होगा, यानी 2x - 2 = 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या होगा, -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2/2, गुणा उधर जाकर क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 में 2 से भाग होगा तो 1 x, देखो 2 मान निकला कि नहीं x का, 1 x का मान निकला -3 और 1 x का मान निकला 1, यानी द्विघात समीकरण का जब तुमने हल किया तो तुमने तुरंत देखा कि इसका 2 मान निकला, 1 मान निकला -3, 1 मान निकला 1। अगर इस समीकरण में तुम 1 रखोगे, इस समीकरण में अगर 1 रखोगे तो भी उसका मान 0 आएगा, और -3 रखोगे तो भी उसका मान 0 आएगा। तुम ट्राई करके देख सकते हो। और ये जो मान आया है दोस्तों -3 और 1, यही इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। इतना अगर तुम समझ गए तो इतने से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। कुछ फार्मूला है जो मैं तुमको बताऊंगा और उसके बाद सीधे मैं PIQ करवाऊंगा, PYQ करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला तुमको क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, तो याद करने पड़ेंगे। इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो तुम जरूर याद कर लेना। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना ना। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र याद करना ना। a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में a - b, दूसरे कोष्ठक में a + b, ये तुम याद कर लेना। a + b के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो होता है aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये भी याद कर लेना। a - b के होल क्यूब वाला भी तुम याद कर लेना। aq + bq का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a² - ab + b², ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। aq - bq का क्या होता है, ये होता है, ये भी याद कर लेना। और x + a एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x + b जब होता है तो क्या होता है, तो x², ये इसे याद करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बाकी इतना तुम फार्मूला क्या कर लेना, रट डालना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों गुणनखंड निकालना। अभी मैंने तुमको जो करवाया था समीकरण का हल करना, उसमें जो लेफ्ट की तरफ द्विघात समीकरण का हल करना, उसमें लेफ्ट की तरफ जो कर रहे थे वो गुणनखंड करना ही सिखा रहे थे। लेकिन फिर भी तुम देख लो, कुछ देख लो, जैसे समान गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे कोई दो राशि है, दो राशि नहीं, दो पद वाला एक्सप्रेशन है x + ay। तो इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, देखो ध्यान से, a और a कॉमन है। a कॉमन कर लोगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा x और प्लस का प्लस, और ay में a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, y, तो यहाँ लिख दिया तुमने y। काफ़ी सिंपल हो गया गुणनखंड। अगर मानो इस तरीके से गुणनखंड a² - b², तो गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में कैसे करते हैं, तो इसका सूत्र तुम जानते हैं, एक कोष्ठक में a - b, दूसरे कोष्ठक में a + b। तो देखो ये प्लस वाला गुणा के रूप में बदल गया। जैसे तुम अंकगणित में गुणनखंड कैसे करते थे, आज का 2 × 2 × 2 करते थे ना गुणा के रूप में, वैसे ही ये जो प्लस के रूप में है उसे गुणा के रूप में तुमने कर दिया। यहाँ पर a × x + y कर दिया है। भले यहाँ पर चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणा का रूप है। और त्रिपद रूपांतरण चाहे जो भी हो दोस्तों, जैसे इसका है, ये है, तो सेम टू सेम इसका ही मैंने तुमको बताया है। इसका कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, चिन्ह प्लस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है। और इसका गुणांक क्या है दोस्तों, तो 1 है। x² का गुणांक क्या है, 1 है, गुण है। ये अंत में क्या है, +6। तो दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, प्लस प्लस गुणा करोगे तो प्लस आएगा, यानी जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 होगा। तो इसको और विस्तारित कर दो, 1 × 2 × 3। अब क्या करो, दो रूप में बांट दो। देखो 2 × 1 = 2 और +3, यानी 2 + 3 करोगे तो 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हो जाएगा, यानी इसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, 5 की जगह 2 + 3 लिखोगे। क्या लिखोगे, 2 + 3 लिखोगे। तो बस लिख दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसी को करना है, तो जैसे इसको हम क्या अब आगे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं x² को तुम x² ही रहने दो, इस 5 को लिख दो 2 + 3 ब्रैकेट में x + 6, यानी क्या किया तुमने, x² + 5 की जगह 2 + 3 लिख दिया है। बस अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब क्या करोगे, वही ब्रैकेट खोलोगे, x² + 2x + 3x + 6, है ना। इन दोनों में अब कॉमन देखोगे क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, +3 है, तो +3 कॉमन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। 6 की जगह 3 दूना 6। अब देखो यहाँ हमेशा x + 2 x + 2 एक ही जैसा दिखेगा हमेशा, तो x + 2 को अब कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा।
यहाँ पर x+2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। हो गया गुणनखंड x+2 x+3, देखो x+2 x+3 हो गया ना इसी तरीक़ा से। हाँ, जैसे अब घनों का सूत्र, जैसे ए क्यू और बी क्यू का गुणनखंड करने के लिए कहा है तो इसका सूत्र सिंपल सा लगा दोगे, a+b कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में ये सूत्र ही होता है, इसलिए सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। चलो नेक्स्ट देखो, आया रैखिक समीकरण। तो मैंने बताया कि जिस समीकरण का घात क्या हो, 1 हो, यानी इसमें हमेशा चर राशि जो भी होगी उस चर राशि पर कोई भी घात नहीं होगा, यानी चर राशि का घात क्या होगा, सदैव 1 रहेगा। जैसे देखो इसमें चर राशि आया है ना 2x+3, इसको हल करने के लिए कह रहा है। तो देखो हल कैसे करेंगे, 2x को 2x ही रहने दो, अभी मैंने बताया। अब +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 - 3, 11 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। तो अब देखो 2 यहाँ पर क्या है, x में गुणा है, गुणा उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। 8 में 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। हो गया आंसर। देखेंगे हम कि यदि 2 चर होगी तो उसके मान को कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे देखो इसमें दिया है x + 2y बराबर क्या होता है, 11 दिया है, ठीक है ना। और एक वही क्वेश्चन दूसरा दिया है 2x + 3y बराबर क्या दिया है, 20। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, x और y की मान जो है ज्ञात करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो चलो देखो इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे, लेकिन किसी एक को हम बराबर करते हैं। जैसे ये x + 2y है, ये 2x + 3y है, तो दोनों को बराबर करते हैं हम। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है। तो समीकरण का नियम होता है कि किसी भी समीकरण के LHS और RHS, किसी समीकरण के LHS और RHS में समान क्रिया कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी समान संख्या को इसमें जोड़ रहे हैं तो उसको इसमें भी जोड़ देंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। किसी संख्या से इसमें गुणा कर रहे हैं LHS में, तो RHS में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये समीकरण का गुण होता है। तो ये 2x है, ठीक है दोस्तों। तो इसको 2x बनाने के लिए इस समीकरण में हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखो क्या एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि 2 इंटू, देखो क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, माने 2 में इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करने पर माइनस इक्वेशन सेकेंड, इसका हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन माने समीकरण, यानी समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और फिर इक्वेशन 2 को उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, 2 में इससे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। और 11 में 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 22। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इन दोनों का घटाना, क्या करेंगे, अब इन दोनों को घटाना। अब देखो घटाए, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह नीचे वाले की बदल जाएगी, यानी ये इस 2x के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं, यानी इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। इस 3y का चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। 20 का चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 2x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y में से 3y। अब देखो चर राशि के जोड़ घटाना, अगर चर राशि का जोड़ घटाना मैं तुमको नहीं बताया, यहाँ पर बता देता हूँ कि चर राशि के जोड़ घटाना का कुछ नियम होता है। कोई भी चर राशि, नोट कर लेना, यहाँ पर नोट के रूप में लिख लेना तुम, कि कोई भी चर राशि एक दूसरे में कभी तभी जुट सकता है या घट सकता है जब वो चर राशि समान हो। चर राशि क्या हो, समान हो, ये चीज़ याद रखना। एक ही चर राशि दूसरे चर राशि तभी घटेगा जब चर राशि समान हो तथा चर राशि समान हो तथा उसका घात भी समान हो। चर राशि तथा उसका घात क्या हो, समान हो, तभी एक दूसरे के साथ घटेंगे। तो किसी भी चर राशि का मतलब XYZ वो तभी घटेगा जुटेगा जब चर राशि समान हो। कहने का मतलब ये हुआ कि y है तो y से ही एक दूसरे में घटेगा और जुटेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि y जो है x से घट जाए या जुट जाए, कभी नहीं हो सकता। तो चर राशि के जोड़ों घटाने का नियम क्या होता है कि चर राशि से समान होगा, पहली बात, और दूसरा उसका घात भी समान हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये 4y और 3y तभी एक दूसरे से जुटेंगे या घटेंगे जब ये चर राशि y समान हो और इसके घात भी समान हो। जैसे इस y का घात 1 है, इस y का घात 1 है, तो ये आपस में जुट और घट सकते हैं। अगर ये 2 नियम फॉलो नहीं होता है तो कोई भी चर राशि को न तुम जोड़ सकते हो न घटा सकते हो। यानी चर राशि अगर समान न होगी, यानी एक x होगा एक y होगा, तो तुम उसमें न जोड़ोगे न घटाओगे। और उसके साथ ही अगर चर राशि की घात भी अगर समान नहीं होगी तभी तुम जोड़ घटा नहीं पाओगे। इस बात को तुम याद रखना दोस्तों, इस बात को याद रखोगे तभी जाकर जोड़ घटाना तुम सीख पाओगे। चर राशि के जोड़ घटाना बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई समझ में? तो चलो अब इसकी जोड़ घटाना तुम क्या करो, शुरू करो। तो चूँकि यहाँ पर y और y चर राशि समान है और घात भी समान है, अतः इस y में कोई चेंज नहीं होगा। इसके गुणांक को घटाते हैं। तो y का गुणांक क्या है, तो जो बगल में हो अंक वही गुणांक है। y का गुणांक 4 है, माने 4 ठे y है
इस वाई का गुणांक 3 है, यानी 3 ठे वाई है, तो 4 ठे वाई में से 3 ठे वाई चला जाएगा, 1 वाई बचेगा। तो तुम 1 वाई यानी 4 में से सीधे 3 को घटा दो, इस 4 में से क्या करो 3 को घटा दो, क्या बचा 1 वाई है तो बगल में लिख दो। यानी चर राशि के घटाना में भी कोई जो है जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता है, जबकि उसके गुणांक में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब देखो इस 22 में से 20 जाएगा, ये 22 में से 20 जाएगा तो क्या होगा 2। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का गुणांक अगर न भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 और वाई में गुणा होगा तो वाई ही होगा। वाई का मान आ गया तुम्हारा 2, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन इसी वाई का मान अब तुम समीकरण किसी में भी रख दो, हम समीकरण मान लो 2 में रखने पर, इस वाई का मान समीकरण 2 में रखो तो क्या होगा, 2x जैसे है 2x उतार दो, उतार दिया, प्लस देखो 3 है तो 3 देखो हमें जो है यहाँ पर लिखना चाहिए था, 2x को ऐसे उतार दिया, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखो, y का जगह क्या है 2, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है, 3 × 2 बराबर क्या हुआ 20, क्या हुआ दोस्तों 20। अब इसका मान देखो, अब ध्यान से देखो, ये 2x ही रहेगा, प्लस अब बराबर देखो, बराबर 20 है तो 20 रहने दो, सभी अंकों को एक तरफ करो, 3 दूना का 6, या चिन्ह क्या है प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 20 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 में से 6 जाएगा तो होगा 14, यानी x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का मान क्या हो जाएगा 14/2, क्योंकि 2 गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर तुम्हारा आ गया 7, x बराबर 7 आ गया, और यहाँ पर y बराबर 2 हो गया। ये तुम्हारा 2 चर राशि वालों का मान कैसे याद करते हैं तो बात में समझ में आई होगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। अभी मैंने द्विघात समीकरण के बारे में अभी आपको बताया, अब उसको हल करने का तरीका मैंने गुणनखंड विधि बताया, लेकिन अब उतना ज़्यादा तुम करोगे तो समय तुम्हारा क्या होगा, बर्बाद होगा। इसीलिए तुम्हें एक द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए, यानी यूँ कहूँ तो x को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि अब गुणनखंड करके फिर मान निकालना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो तुम डायरेक्टली भी मान क्या करते हो, ज्ञात कर। तो तुम एक बात समझ लो, जैसे कोई द्विघात समीकरण का मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लो 2x² + 5x + 3 = 0। बाकी द्विघात समीकरण क्या होता है ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो जो ये x² का गुणांक क्या है, x² का जल्दी बोलो गुणांक क्या है, गुणांक 2 है, तो इसको हम a कहते हैं। क्या कहते हैं, ये a है, a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b और c ये तीनों अचर है। अचर यानी अंक है। a क्या है दोस्तों, तो x² का गुणांक है। a क्या है, बोलो तुम सभी बोलो, a क्या है, x² का गुणांक है, गुणा के रूप में अंक। x क्या है दोस्तों, a क्या है, x² का गुणांक है। b क्या है दोस्तों, b क्या है, तो b हमारा केवल x का गुणांक है। b क्या है, केवल x का गुणांक है। और c क्या है, तो c भी अंक ही है जो x से क्या है, स्वतंत्र है। x से क्या है, स्वतंत्र है, यानी चर राशि से स्वतंत्र है। बात समझ में आई। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण या कहूँ तो इसका एक समीकरण डिनोट करने का ये होता है x² + bx + c = 0। तुम्हें ये ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करना है। यहाँ a का मान क्या है, x² का गुणांक को a कहते हैं, नहीं 2 है। b का मान क्या है, तो a यहाँ b होता है, b क्या होता है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, 5 है, तो ये b का मान 5 है। प्लस जो x से स्वतंत्र हो कौन है, 3 है, तो 3 है। a b c का मान ज्ञात हो गया, और a b c का मान ज्ञात हो गया तो इसी को तुम इस इक्वेशन में रखोगे, इसी को इस इक्वेशन में रखोगे। तो इस इक्वेशन में दोस्तों रखोगे तो जो x की वैल्यू आएगी, पहली बात x की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ तुम सभी बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ सही कहा, x की वैल्यू 2 आएगी। कितनी आएगी, 2, क्योंकि द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, और जितना घात होता है उतनी ही वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू क्या, जितना घात होता है उतनी वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है। और जो x की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूल कहते हैं। मूल बोले तो इंग्लिश में इसको रूट कहा जाता है। और जो मान आता है x की, अगर इसमें रखोगे उस x का मान, तो वो LHS जितना है और RHS के बराबर हो जाता है। जैसे 0 है तो इसका मान 0 आएगा अगर x की वैल्यू रख दोगे तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तुम देखो, अब रहा बात कि इस सूत्र से 2 कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, x बराबर है -b ± √b² - 4ac/2a। तो दोस्तों मैं इन सबको थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ में अच्छे से आए। तो दोस्तों अब देखो, यहाँ से तुम a की वैल्यू क्या था दोस्तों, अभी मैंने देखा a की वैल्यू 2 था, तो अब जो वैल्यू है वो तुम रखते जाओगे। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2 है, ये सूत्र है। एक बार सूत्र में प्लस लोगे तो एक जो है जब प्लस लोगे, देखो बात को समझो, एक बार x की वैल्यू में एक बार हम लेते हैं, एक -b
रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिया बटा 2 है। ये एक तरीक़ा से तुम वैल्यू ज्ञात कर लोगे, और एक तरीक़ा से तुम वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, एक माइनस बी हो जाएगा और माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। यहाँ से एक बार प्लस रखोगे तो एक वैल्यू आएगी और एक बार वाई रखोगे तो एक वैल्यू आएगी। तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, उसको हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू अल्फ़ा है और जो माइनस वाला है ये वैल्यू बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा हम मान लेते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 जो मूल होते हैं उसको अल्फ़ा बीटा हम मान लेते हैं। और रही बात दोस्तों कि क्यों अल्फ़ा बीटा, अरे भाई जो मान लिया गया शुरू से वो मान लिया गया, इसमें क्या ही तर्क करना। तो अगर हमें अल्फ़ा बीटा की जगह ABCD माना होता तो ABCD लिखते रहते, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम मान रखोगे तो जो मूल आएगा वही मूल हमारा द्विघात समीकरण का जो है अल्फ़ा बीटा के रूप में डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलो अब ABCD, अब देखो इसमें A का मान क्या है दोस्तों, A का मान है 2 तो A की जगह 2 रखना। B का मान क्या है दोस्तों, B का मान है 5 तो B की जगह 5 रखना। C का मान क्या है दोस्तों 3, तो मान रखोगे इसमें तो अल्फ़ा की वैल्यू यानी x की वैल्यू जो आएगी प्लस वाले में वो अल्फ़ा कहलाएगी, और जो माइनस रखकर जो वैल्यू आएगी x की वो बीटा कहलाएगी। यानी 2 मूल तुम्हारा अल्फ़ा और बीटा मान लिया गया है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के। और अब तुम इसको या तो इस सूत्र से तुम हल करके निकालो या डायरेक्ट इसका गुणनखंड करके निकालो, दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। और क्वेश्चन में आएगा दोस्तों, मैं रख कर हल करके दिखाऊंगा आपको। और इसमें रखने का मतलब यहाँ भी आपको बताओ, फिर क्वेश्चन में आपको बताना ही है, इसलिए केवल यहाँ समझ लो, फिर क्वेश्चन में हम देखें। अब आगे कुछ देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे एक चीज़ आपको और बताना था, चलो हाँ यहाँ बता देते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा है, वो चीज़ रूट में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। रूट में आपको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको याद रखना, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से। यानी डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इस डी को क्या कहते हैं, इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस डी को बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, ठीक है ना दोस्तों। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं, ये बात याद रखना। ये विविक्तिकर कहलाता है। यानी डी की वैल्यू हम जो निकालते हैं वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और डी की वैल्यू जो निकाल लेते हैं इससे काफ़ी चीज़ हमें पता चल जाता है कि जो हम वैल्यू निकालते हैं एक्स की, उस वैल्यू को वो कैसा होगा। ये डी की वैल्यू जब निकालोगे तो ये पता चल जाता है। तो ये अंदर देखो तुम्हारा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविक्तिकर है। विविक्तिकर निकाल लोगी तो तुम्हें मूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जो मूल आएगी, मूल का मतलब जो रूट तुम निकालोगे, रूट का मतलब जो x की वैल्यू आएगी उसका नेचर कैसा होगा ये तुम्हें डिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखो मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वहाँ a का मान क्या है, a का मान 2 है, b का मान क्या है, b का मान 5 है, c का मान क्या है 3 है। अब तुम्हें इसके मूल के बारे में अगर जानकारी देनी हो, मूल का मतलब दोस्तों बार बार मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू को तुम मूल भी कहते हो। मूल, वैल्यू का मतलब मूल, वही वैल्यू का मतलब मूल, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर इसके मूल के बारे में तुम्हें बताना है तो सर्वप्रथम क्या निकालो, इसका विविक्तिकर d की मान ज्ञात करो। d बराबर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसमें मान रखो, इसमें मान रखोगे b का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3 मान रखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस 4 दूना 8 अतिरिक्त 4 दूना 8 3 क्या 24, यानी 5 में से जो है हमारा 24 घट गया। 5 में से 24 घट गया तो क्या आएगा दोस्तों, तुम्हारा आएगा -19, यानी डी का मान क्या आया 19। तो डी का मान तुम्हारा 3 कंडीशन में आ सकता है, 3 कंडीशन के रूप में आ सकता है डी की वैल्यू। यहाँ पर डी की वैल्यू 3 कंडीशन आ सकता है। या तो कंडीशन ये हो सकता है कि डी हमारा बड़ा हो 0 से, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि डी छोटा हो 0 से। और तीसरा कंडीशन ये आ सकता है कि डी हमारा क्या हो, बराबर हो 0 के। तो तीनों कंडीशन में अलग अलग जो है इसका मान जो है, इसका वैल्यू आएगा किसका, अल्फ़ा और बीटा का। अल्फ़ा बीटा ही तो मूल है, अल्फ़ा बीटा ही क्या है, मूल है इस इक्वेशन का। तो अगर डी का मान बड़ा आएगा 0 से, याद रखना, अगर डी की वैल्यू बड़ा 0 से बड़ा का मतलब डी का मान यदि धनात्मक है, देखो 0 से बड़ा का मतलब क्या है, यदि डी का मान धनात्मक है, 0 से छोटा का मतलब क्या आया, डी का मान क्या है, ऋणात्मक है। 0 के बराबर डी बराबर 0 का मतलब क्या है, जब डी का मान 0 आ जाए, यही 3 कंडीशन आएगी हमेशा। जब डी बराबर बड़ा आएगा 0 से, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि 2 मान निकल के आएगा अल्फ़ा और बीटा का, वो दोनों अल्फ़ा बीटा क्या होगा, वो अलग अलग होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा आपस में समान नहीं होगा। अल्फ़ा की एक अलग वैल्यू होगी, बीटा की एक अलग वैल्यू होगी, और साथ में जो वैल्यू होगी वो वास्तविक होगी। वास्तविक बोलने का मतलब ये हुआ कि या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 2/3 होगा, या 5/3 होगा, मैंने वास्तविक होगी। यानी कभी भी ऋण में, कभी भी रूट में माइनस नहीं आएगा, कभी भी रूट में माइनस नहीं आएगा। तो 2 नंबर होते हैं, एक वास्तविक नंबर, एक काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर उसे कहते हैं जब रूट में माइनस आ जाए। तो कभी भी डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो उसका मान, पहली बात ये
कि अल्फ़ा बीटा का मान अलग अलग आएगा और दूसरा वो वास्तविक आएगा मान, ठीक है। दूसरी बात, यदि अगर डी का मान तुम्हारा 0 आ जाए, तो डी का मान 0 आ जाए, जैसे अभिव्यक्ति करके आ जाए 0 आ जाए, तो जब डी 0 आ जाएगा डी का मान, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान एक ही होगा, माने अल्फ़ा और बीटा दोनों समान मान आएगा, ठीक है, दोनों समान मान आएगा। और साथ ही साथ तुम्हारा अल्फ़ा वास्तविक भी होगा, समान मूल होगा और वास्तविक भी होगा, ठीक है ना। और अलग एक चीज़ अलग, अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक का मतलब डी की वैल्यू तुम्हारा 0 से छोटा आ जाए, तो डी का मान यदि 0 से छोटा आएगा दोस्तों, तो वो जो मूल होंगे यानी अल्फ़ा और बीटा का जो मान होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब ये कन्फर्म होगा कि रूट में माइनस जरूर आएगा, या तो रूट में -4 आ जाए या रूट में -5 आए, जो भी आए रूट में माइनस आएगा, यानी काल्पनिक नंबर आएगा। तो याद रखना, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल अलग अलग होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ बराबर भी होंगे आपस में। जब डी का मान छोटा होगा 0 से, तो मूल काल्पनिक होगा, यानी रूट में माइनस ही आंसर आएगा, ये कन्फर्म है। तो कभी कभी तुम्हें किसी द्विघात समीकरण का नेचर भी पूछ देता है कि इसका नेचर बताइए। कोई मान लो द्विघात समीकरण दे दिया, ऊपर दिया था ना, तो वहाँ पर 20 के 4AC का मान क्या आया? -19 आया। तो यानी उस द्विघात समीकरण का माइनस में आया, और माइनस का मतलब क्या होता है? देखो माइनस अभी आया था दोस्तों, उसका माइनस नहीं आ सकता है, यानी कहीं ना कहीं मानवीय भूल हुई है। यहाँ देखो माइनस तो आ ही नहीं सकता है। जैसे देखो b का स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हुई है दोस्तों। 25 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा? प्लस में 1 आएगा, माफ़ करना, क्या आएगा दोस्तों? प्लस में आएगा। 25 में 1 प्लस में 1, प्लस में 1 आने का मतलब क्या? पॉजिटिव आने का मतलब क्या? अभी मैंने बताया, डी का मान यदि पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा? मूल हमारा क्या होगा? बराबर नहीं होगा, माने मूल अलग अलग अल्फ़ा बीटा का मान आएगा, लेकिन वास्तविक आएगा, यानी इसका मूल क्या आएगा? वास्तविक आएगा। ऋण में आता तब काल्पनिक होता दोस्तों। थोड़ा सा 20 स्क्वायर का मान 25, 5 का स्क्वायर मैंने 25 न करके 5 कर दिया, जो कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो नेचर अच्छा सही नहीं बता पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा ट्रिक है कि डी का मान ज्ञात कर लो। तुमका डी का मान क्या होता है? याद रख लो, b² - 4AC, जिससे अभिव्यक्ति कहते हैं। और ये याद करते हैं तुम अल्फ़ा बीटा की कंडीशन बता दोगे, अल्फ़ा बीटा की स्थिति बता दोगे, स्टेटस बता दोगे कि ये काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा या समान होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये लिखा है दोस्तों बीजगणितीय भिन्न, इसका मतलब ये हुआ, बीजगणितीय भिन्न का मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे देखो इसको थोड़ा सा एक ही में मिला दिया है। x² - 9 बटा, मान लो कि x - 3 है, और कहा जाएगा इसको जो है हल करो। तो तुम घबराओ ना, इसको कैसे हल करोगे? पहले ध्यान से देखोगे, जितना मैं फार्मूला बताया हूँ क्या इस फार्मूला पर लग सकता है? तो हाँ सर, ये x² है, ये 9 को हम 3² लिख देंगे, आप बटा x - 3 को ऐसे ही रख दो। तो क्या हो सकता है आगे हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं कि a² - b² का फार्मूला इस पर लगा सकते हैं, जो होता है एक कोष्टक में a + b, हाँ दूसरे कोष्टक में a - b, हाँ बटा x - 3 है। तो अब देखो एक दूसरे को कैसे काटोगे? जब पूरा चीज़ ये गुणा के रूप में हो, जैसे x + 3, इसमें क्या है? x + 3 अलग है, x - 3 अलग है, बीच में गुणा का निशान है, ब्रैकेट में मतलब गुणा का निशान। तब x - 3 आपस में कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। और x + 3 से 1 में गुणा होगा तो वही होगा, यानी x + 3 ही होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसे कह देगा सरल करो, तो याद रखना कि सूत्र या तो a² - b² का फॉलो होगा, या तो a³ + b³ का फॉलो होगा, या तो a³ - b³ का फॉलो होगा। इसी में तुम्हारा काम बन जाता है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट गुणा करोगे, काटपीट करोगे, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो ये फार्मूला लगेंगे या तो गुणा डायरेक्ट भाग हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट चीज़। चलो अब इस चीज़ को देखो घटा के हम करने दोस्तों। मैं कोशिश किया हूँ कि इस एक वीडियो में ऐसा करूँ कि चाहे वो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे SSC CGL का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे क्वेश्चनों को तुम चुटकियों में कर ले जाओगे। अब इसके बाद का कुछ और देखने की ज़रूरत हमारे हिसाब से नहीं पड़ेगी, बाकी आप स्वतंत्र हो, देख सकते हो। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आप अगर हमारी वीडियो देखें तो आपका पूरा काम एक वीडियो में हो जाए। चलो देखो, अब गुणा a और a ये गुणा का रूप में है। यदि किसी भी चर राशि का या कोई भी अंक का आधार समान हो और घात चाहे जो हो, ये घात होता है, पावर होता है, और ये आधार होता है, बेस होता है। अगर आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो उस आधार को सेम टू सेम वही लिख देते हैं, और ऊपर का घाट क्या होता है? जुट जाता है। इसको रट डालो, ठीक है ना दोस्तों, इसको रट डालो। वही बात, अगर आधार समान हो और जैसे ये a है, ये a आधार समान हो, अब बीच में बटे का निशान हो, तो जो पावर होता है वो घट जाता है, यानी a का पावर हो जाएगा m - n। वही बात, यदि इस प्रकार से a के पावर m हो और पूरे का ब्रैकेट n हो, तो डायरेक्ट पावर और पावर में क्या होता है? गुणा हो जाता है, यानी a का पावर mn हो जाता है।
वही चीज़ एक चीज़ और नेक्स्ट ए के पावर माइनस यम हो तो ए के पावर माइनस यम को 1 ए के पावर प्लस यम कर देंगे, या 1 ए के पावर प्लस यम हो तो वही उल्टा अगर जाएगा तो ए हो जाएगा और यम ऊपर जाएगा, उल्टा का मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस यम हो जाएगा। यानी घात का जो चिन्ह होगा नीचे जाने पर चेंज हो जाएगा या नीचे है तो ऊपर आने पर चेंज हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। अब देखो जैसे 1/रूट में माइनस ए माइनस रूट माइनस बी, इसको क्या कर दिया गया है, करणीकरण कर दिया गया है। कैसे करणीकरण करते हैं तो देखो बताते हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो क्या करोगे, जैसे 1/1 रूट में ए माइनस रूट में बी है तो ऊपर नीचे तुम क्या करोगे, इस रूट में ए, देखो ये रूट में माइनस बी था केवल, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे क्या करोगे, ये रूट में ए और इसका चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगाकर रूट में ए प्लस रूट में बी, ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इसको संयुग्मीकरण कहते हैं। इसके संयुग्मी से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। संयुग्मी का मतलब यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। नहीं, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 1 में अगर किसी चीज़ से गुणा करोगे तो वही चीज़ होगा। ध्यान से देखो, एक कोष्टक में ए प्लस बी या दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। देखो ए माइनस बी या एक कोष्टक में वही ए प्लस बी हो गया। तो ये किसका सूत्र है, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी रूट ये ए और बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की जगह पर क्या है, रूट ए है तो ए रूट ए लिखा हूँ, ये रूट बी है तो रूट बी लिखा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ध्यान से देखो, रूट देखो अलग अलग, रूट ए प्लस रूट बी बटा रूट ए का स्क्वायर का मतलब क्या, रूट ए का स्क्वायर माने रूट ए का 2 बार गुणा। और रूट का मतलब ये होता है ए का जोड़ा बनाकर बाहर निकाल दो, ये खुद ही जोड़ा है तो बाहर होकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस रूट स्क्वायर मैंने बाहर आकर रूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही तो तुम्हारा यहाँ पर दिया, ध्यान से बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे ही करते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हमने थोड़ा एडवांस लिख दिया है। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि जब किसी श्रेणी का जो अंतर है सर्वांतर क्या हो, समान हो। ये 2 से 4 क्या आया है, दोनों में अंतर क्या है, 2 का। 4 से 6 में कितने का अंतर है, 2 का। 8 से 10 में कितने का अंतर है, 2 का। तो ये जब अंतर समान हो तो इसको समान अंतर श्रेणी कहा जाता है। तो जब श्रेणी इस प्रकार से हो तो इसमें जो पहला अक्षर होता है, पहला जो अंक होता है वो ए कहलाता है, यानी प्रथम पद कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों का जो अंतर आया है टू, इसको सार्वंतर कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, या डिफरेंस डी से करते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कोई भी अगला पद ले लो और उसके पिछले पद को घटा दो। 6 में से 4 घटा दो, क्या आएगा, 2 आएगा। कोई भी ले लो, 10 में से 8 घटाओगे तभी वही आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तब 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो डी कहलाता है। और यन क्या होता है, तो यन होता है पदों की संख्या। इसमें पद कितनी है, 1 2 3 4 5 पद है, तो यन का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही चर राशि में कैसे हो जाएगा, जैसे एक एक्स हो जाएगा, एक एक्स प्लस 2 हो गया, एक एक्स प्लस 6 हो गया, एक एक्स प्लस 8 हो गया। ये भी क्या है, एक्स प्लस 4 होगा दोस्तों, और एक्स प्लस 6। इस तरीक़ा से तुम्हारा ये भी समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार की श्रेणी को कैसे करते हैं, एनवां पद मतलब जैसे दूसरा पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाँचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, प्रथम पद, n क्या है, कुल पदों की संख्या, डी क्या है, सर्वांतर। तो इनवां पद जब ज्ञात करना हो, जैसे पाँचवा पद, चौथा पद, तो यहाँ से निकालते हैं। इन पदों तक योगफल ज्ञात करना हो, इसका मतलब योगफल का मतलब क्या है, इन यहाँ भी प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो, यहाँ भी प्लस कर दो, यानी इन सबको जोड़ कर। तो जब योगफल के लिए कहेगा तो ये फार्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है दोस्तों। इस पर 5% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन आए, नहीं तो मैं जो ऊपर बताया हूँ उसी में से 95% क्वेश्चन हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि x प्लस 1/x हो, यानी x प्लस 1/x हो, उसको मैंने माना है कि अगर k हो, इसका वैल्यू क्या हो, k हो, इसको मान लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हारे देगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो तुम बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये अगर माना है कि माना x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। यानी अगर x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी दुना का 4 माइनस 2 यानी 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होगा तो डायरेक्टली वहाँ पर एग्जाम में क्या हो कर ले जाओगे। जैसे देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके दोनों तरफ वर्ग करो, ये कैसे आया है ये बताने के लिए। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करोगे। जानते हो कि इक्वेशन का
आज ही मैंने बताया कि इक्वेशन का नियम होता है कि दोनों तरफ किसी समान संख्या से गुणा और किसी समान संख्या से क्या कर सकते हो, तुम भाग कर सकते हो। ठीक करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, खोलोगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू a x होगा, b की जगह वो क्या होगा 1/x बराबर k का स्क्वायर, हमारा k का स्क्वायर ही रहेगा। और तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, क्या बचेगा प्लस 2, उसको ऐसे ही उतार देंगे यानी k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये ध्यान से देखो यहाँ प्लस 2 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आ गया k स्क्वायर -2 यानी x प्लस 1/x का मान यदि k है यानी कोई भी अंक में दे जाएगा 2 3 तो तुम क्या करो उसका कहाँ चला गया x प्लस 1 प्लस हाँ x प्लस 1/x का मान अगर k है तो उसके वर्गों का जो योग होगा क्या होगा k स्क्वायर -2 होगा। ये फार्मूला में रखोगे तुरंत तुम्हारा क्या आएगा उत्तर आएगा। वैसे ही x प्लस 1/x का मान यदि k हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या हो जाएगा तो k का क्यूब माइनस, कितना ही बात समझ में आ रहा कि नहीं, k का क्यूब -3 है। ठीक है, इसके क्या करना तो याद कर लेना। उसी प्रकार से देखो ध्यान से, अगर तुम्हारा x माइनस 1/x का मान लो दिया है यम, यहाँ k भी मान सकते हैं, मान लो यम दिया हो तो सेम टू सेम जहाँ पर ये माइनस है यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखो x माइनस 1/x का मान दे दिया हो यम तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस, देखो k स्क्वायर -2 था तो यहाँ k स्क्वायर प्लस 2 कर दो, यम है तो यम स्क्वायर प्लस 2 कर दो, ए क्यूब प्लस 1/नहीं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या था k क्यूब -3 k का था तो इस माइनस का जगह केवल प्लस कर दो यानी m क्यूब प्लस 3m। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ को याद रखे रहना कि यदि बीच में माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है और बीच में प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है। इसको रट लो, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट रखते हैं। एक बार पुनः दोस्तों द्विघात समीकरण का मैं फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, आप याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कि अगर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है, c क्या है x से रहित है मानी x इसमें कोई भी नहीं है। ये सब गुणांक ये सब अंक में रहेंगे और डायरेक्ट मूल ज्ञात करने का यह सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2 है। ये b स्क्वायर -4ac क्या होता है, b स्क्वायर -4ac विविक्तिकर d होता है। बी स्क्वायर -4ac क्या होता है, विविक्तिकर क्या होता है डी होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, ये क्या होता है विविक्तिकर होता है। और इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं, डी का मान हम बी स्क्वायर -4ac से ज्ञात कर लेते हैं। यदि डी 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा का मतलब डी का मान क्या आ जाए, जब कभी भी धनात्मक आ जाए तो दो मूल हमेशा क्या होगा, द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 होंगे। कौन कौन हमने बताया था, अल्फा इंटू बीटा, माफ करना अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा और वास्तविक होगा। अगर d का मान क्या है हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो d का मान 0 हो जाए तो दोनों मूल समान होगा। दोनों मूल समान होने का मतलब हुआ अल्फा और बीटा बराबर होगा। ठीक है, अगर वही d का मान क्या आ जाए ऋणात्मक आ जाए, d का मान क्या आ जाए ऋणात्मक आ जाए तो देखो d का मान 0 से छोटा का मतलब क्या ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक का मतलब रूट में हमेशा माइनस आएगा, जो भी अंक आ जाए रूट में माइनस के आएगा, माने रूट में माइनस जरूर आएगा, यानी वो मान क्या होगा काल्पनिक होगा। जिस भी रूट में अगर माइनस आ जाए वो सदैव काल्पनिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद करना। और ये याद करना अगर मान लो द्विघात समीकरण इस प्रकार से दिया हो और मूलों का योग आ जाए, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आ जाए तो एक सूत्र होता है, क्या होता है -b/a, ये भी याद करना। ये मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मूल का मतलब क्या होता है, इसमें यक्ष का जो मान आएगा, इसको हल करने पर जो यक्ष का मान आएगा वो होता है मूलों का योग। ठीक है, तो ये मूलों का योग का सूत्र होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। यहाँ b क्या है दोस्तों तो यक्ष का गुणांक है, a क्या है दोस्तों तो यक्ष स्क्वायर का गुणांक है, c क्या है दोस्तों तो ये वाला c है जो यक्ष से रहित है, चर राशि से रहित है। दोस्तों बहुत ईजी तरीका से मैंने बीजगणित आपको ऐसा पढ़ा दिया कि चाहे एग्ज़ाम जो भी हो, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, आरआरबी का हो, या वो एग्ज़ाम यूपी पीएससी में जो बीजगणित लगा हुआ है आपके हाई स्कूल स्तर का, चाहे जो भी हो, मात्र एक वीडियो से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या होंगे, गलत नहीं होंगे, सही होंगे। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी ऑफिशियल आरआरबी के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मैंने जो बताया उसके अंदर से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। यदि दोस्तों यदि आपको स्पष्ट हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ कर जाएगा वो कभी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएगा। चलो इसका प्रमाण देख लेते हैं। क्वेश्चन को
सॉल्व करके देख लेते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों पहला, देखो इसको सरल कर कीजिए। तो दोस्तों मैंने तुमको पहले ही बताया, चर राशि के जोड़ और घटाने के नियम में बताया कि कोई भी चर राशि के जोड़ घटाना तभी संभव है जब या तो चर राशि क्या हो, समान हो, यानी यक्ष यक्ष में ही जुटेगा और घटेगा, और साथ में उसका घात भी समान हो। अगर इसका घात 2 हो तो इसका भी घात 2 होना चाहिए। अगर कोई भी चर राशि समान है और उसका घात समान है तभी वो जुटेगा या घटेगा, तभी उसका जोड़ या घटाना संभव है, तभी उसका जोड़ या घटाना संभव है। अदरवाइज जोड़ घटाना हमारा संभव। तो चलो इसको पहले सरल कीजिए। तो सरल करना है, ये क्या है दोस्तों, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ लगा दो, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ एक कोष्टक में a प्लस, देखो एक कोष्टक में 2x प्लस 5y, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 5y, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बोलो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मान रखते हैं तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कौन है, कभी तो आपको नहीं जानता है, रखो तभी उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे एक ही लाइन में उत्तर आएगा। देखो ए स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर क्या, दूना का 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। -2ab का मतलब क्या हुआ दोस्तों, -2ab का मतलब हुआ 2, देखो -2 का मतलब हुआ 2 × 2x × 5y, यानी 2 × 2x इंटू क्या होगा, देखो इंटू 5y होगा ना दोस्तों। और सेम टू सेम वही, देखो सेम टू सेम वही है कि 2 के नहीं, सेम टू सेम नहीं है, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। तो देखो इसको हम क्या करें, हम चाहते तो आगे ही कर देते, लेकिन जगह कम है इसलिए अगले लाइन में उतार रहे हैं, लेकिन बराबर एक ही है, उसी लाइन में आगे तुम जोड़ोगे, ठीक है ना। 5x, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र को ये लगेगा, जो कि प्रीवियस मैंने अभी जस्ट बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तुम्हारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखो एग्जाम में ये आया भी है। तो 5x का स्क्वायर मैंने पता है 25x स्क्वायर प्लस 2 दूनी का 4y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है, यानी 2 × 5x × 2y, ठीक है ना दोस्तों, प्लस 2ab होता है। और ध्यान से देखो दोस्तों, अब आगे देखो, आगे ये क्या है प्लस, अब देखो आगे ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या सूत्र होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, ए की जगह क्या है 2x है, 2x का स्क्वायर करे हुए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 5y है, तो 5 का स्क्वायर का होगा पता है 25, वाई का स्क्वायर का हो जाएगा वाई। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कटने वाला कोई चीज़ मिलेगा, 25y स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या बताया, चर राशि समान होनी चाहिए, यानी वाई स्क्वायर ये है तो वाई स्क्वायर ढूंढो कहाँ है, वो यहाँ है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, यानी ये प्लस है या माइनस है, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों, आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, और देखो कि तुम्हें क्या मज़ा आएगा, और मज़ा ये आएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, ये माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पर देखो 1 2 2 5, देखो 2 2 5, यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई, दोनों का मान सेम है, और चिन्ह इसका प्लस है, ये माइनस है, टोटल कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से 2 दूना का 4 और 4 5 20 तो ऐसे अंक का अंक में गुणा कर लोगे और चर राशियाँ ज्यों का त्यों उतर जाती है, ठीक है ना। इसमें भी गुणा करो, 2 5 10 दूना 20 और चर राशियाँ यक्स वाई है, ऐसे उतर जाएगी। इसका चिन्ह दोस्तों प्लस है तो प्लस रखो, इसका चिन्ह दोस्तों माइनस है तो माइनस रखो। क्या ये दोनों एक नहीं है, एक का चिन्ह प्लस माइनस और एक का चिन्ह प्लस, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो ये सब कट गया, बच्चा क्या, ध्यान से देखो, तो यक्स स्क्वायर एक यहाँ बचा, तो और कहीं ढूंढो यक्स स्क्वायर है क्या, हाँ जी, और एक्स स्क्वायर यहाँ है, और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, हाँ जी, हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है। तो जो भी एक्स स्क्वायर है तो चर राशि भी समान है, उसका घात भी समान है, तो ये आपस में जुट जाएगा उसका अंक, यानी एक्स स्क्वायर को तुम भूल जाओ, इसका अंक देखो, ये +4 है, ये प्लस 25 है, तो 25 और 4 क्या हो गया 29, और यहाँ पर प्लस 4 है तो 4 क्या हो गया 33, यानी 29 और 4 33, और एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों तुम्हारा क्या हो जाएगा उतर जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं, यानी ये भी तुम्हारा हो गया। अब क्या बचा, यहाँ 4y स्क्वायर बचा, क्या बचा 4y स्क्वायर बचा, 4y स्क्वायर को भी तुमने उतार दिया और कुछ बचा नहीं बचा, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब तुम कहोगे सर बहुत हार्ड क्या है दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र रखा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लिखा, यहाँ पर a माइनस बी के a कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी का मैंने सूत्र रखा और हल किया, और चर राशियों का जोड़ घटाने का नियम हमने फॉलो किया। क्या मैंने बताया, तो चर राशि वही आपस में जुट या घट सकता है जिसकी घातें क्या हो समान हो और चर राशियाँ भी समान हो। पहली बात तो चर राशि समान होनी चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में जुट घट जाए। तो चर राशि जुटता घटता भी नहीं है, बल्कि उसी के जो बगल का गुणांक होता है वो जुटता घटता है, लेकिन तभी जब चर राशि समान हो और उसके घात क्या हो समान हो, इस बात को ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विघात समीकरण इसका और इसके दोनों का मूल सार्व है, तो k का मान ज्ञात करिए।
दोनों का मूल सार है का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मूल और इसका मूल दोनों का मूल क्या है दोस्तों, समान है। तो जब मूल समान है यानी इसका भी अल्फ़ा बीटा है तो इसका भी अल्फ़ा बीटा है, मूल क्या है दोस्तों, समान है। अब बताओ जब मूल समान है तो तुम क्या कर सकते हो, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, क्या होगा अल्फ़ा प्लस, तो के का मान ज्ञात करिए, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी देखो यहाँ ए होता है यहाँ बी होता है, तो बी का मान क्या है माइनस, बी का मान क्या है के है तो के लिख दिया, बटा ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, ए का मान 2 है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो दोस्तों, यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बटा ई इसमें भी होगा, तो माइनस बी, बी क्या है दोस्तों, एक्स का गुणांक क्या है 4 है, बटा ए क्या है यहाँ पर 3 है। तो देखो ये कह रहा है मूल जब समान है यानी इसका भी अल्फ़ा और बीटा है तो इसका भी अल्फ़ा और बीटा है, जब मूल समान है तो मूलों का योगफल भी आपस में क्या होगा, समान होगा, यानी ये और ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे ना, क्योंकि कह रहा है सार है, सार का मतलब समान, मूल समान है। यानी माइनस के बटा 2 बराबर क्या होगा, ये माइनस के बटा 2 क्या होगा, -4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखो तुम, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू पूछ रहा है तो के बराबर क्या हो जाएगा 2, उधर जाकर गुणा होगा, तो चूँकि भाग है तो उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 2 चौका 8 बटा 3, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। के का मान क्या आ गया दोस्तों 8 बटा 3। तो बात समझ में आया कि नहीं, दोनों का मूल समान है यानी दोनों मूल समान है, तो मैंने क्लिक किया क्यों ना अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया जाए यानी मूलों का योग निकाल दिया जाए। इस समीकरण का मूलों का योग ये हुआ, इस समीकरण का मूलों का योग ये हुआ। जब दोनों मूल समान है इसका मतलब ये हुआ इसका जो मान अल्फ़ा और बीटा का मान है उसी इसका भी मान अल्फ़ा और बीटा समान है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो इसको मैंने बराबर कर दिया, उत्तर तुम्हारा आ गया, रेडी हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, ये क्या है, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। देखिए अंतर क्या रहेगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो ये क्या होगा 2 दूना का 4 एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मैंने 3 का 9 प्लस 2ab बोले तो 2 इंटू 2x इंटू 3, 2 इंटू 2x, देखो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2x इंटू 3, देखो करो गुणा, 2 दूना का 4 3 12 यानी 12 और x का ज्यों कहते हैं उतर जाएगा 12x, ठीक है। अब देखो ये चिन्ह माइनस है, कभी भी चिन्ह माइनस है तो ब्रैकेट को हल करके अंत में खोलोगे यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2ab बोले तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab यानी 2x हो जाएगा ना, 2 में एक से गुणा करोगे तो 2 और 1 से उतर जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब आगे अब ब्रैकेट खोलोगे, ठीक है ना, अब क्या करोगे ब्रैकेट को खोलोगे तो चिन्ह माइनस से जब गुणा होता है, ब्रैकेट मतलब गुणा माइनस से गुणा होता है तो चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, सबका चिन्ह मैंने कर दिया प्लस से माइनस, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें क्या बताए हैं कि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही जुटेगा या घटेगा, तो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपस में जुटेगा घटेगा, ये 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, क्या मतलब 1 माना जाता है, ये +4 ये -1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 3 और एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों उतर जाएगा, मतलब 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो ये 12x और -2x चर राशि यक्ष समान है और इसके घात भी समान है 1 1, ठीक है ना। तो जब घात समान है तो इनको भूल जाओ, ये +12 मानो ये -2 मानो, तो +12 में से -2 जाएगा क्या होगा +10 होगा। जब चिन्ह विपरीत है दोस्तों तो हमेशा घटेगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, यानी 12 का चिन्ह क्या है प्लस है, इसलिए 10 के सामने तुमने प्लस लिख दिया, यक्ष को ज्यों का त्यों उतार दोगे। अब यहाँ पर ये बच्चा 9 बच्चा -1, +9 में से -1 जाएगा क्या बचेगा +8, यही तुम्हारा क्या आएगा आंसर हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो सिंपली कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो करा समीकरण एक्स स्क्वायर -2x + 13 का अभिव्यक्ति कर कितना है, ठीक है दोस्तों। तो तुम इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना जो घात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है कौन सा है, वो है ax² + bx + c बराबर 0 से करोगे। यहाँ पर a की वैल्यू तुम याद करोगे, a की वैल्यू क्या है, a माने एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों कुछ नहीं है, तो क्या मानोगे तुम 1 मानोगे, क्या मानोगे 1 मानोगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1 आ गई। b की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, तो b माने यक्ष का गुणांक, b का मतलब क्या यक्ष का गुणांक, यक्ष का गुणांक क्या है दोस्तों, यक्ष का गुणांक तुम्हारा है -2, चिन्ह सहित लोगे याद रखना -2 रखोगे। c कौन है तो 13 है,
सी का मान +13 है तो +13 रख दोगे। अब कह रहा है व्यक्तिकर कितना है, व्यक्तिकर डी बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया b² - 4ac। तो b² यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है दोस्तों 1 है, इंटू सी का मान क्या है दोस्तों 13 है। इस प्रकार से तुमने -2 का 2 बार गुणा करोगे। याद रखना दोस्तों, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस होता है, याद रखना माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं क्या आएगा, माइनस आएगा। या इसके विपरीत प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो भी माइनस आएगा, और प्लस का गुणा तुम प्लस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इस बात याद रखना, ये प्लस है दोस्तों, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो माइनस का गुणा माइनस से करोगे 2 बार, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, 4 माइनस, और देखो 13 चौका 52 एकने 52। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 52 का चिन्ह दोस्तों माइनस है और 4 का चिन्ह क्या है दोस्तों प्लस है। जब चिन्ह विपरीत हो तो चिन्ह विपरीत हो तो घट जाता है, यानी 52 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 48। चिन्ह विपरीत हो तो घट जाता है और चिन्ह बड़े वाले का होता है। बड़ा क्या है 52, 52 के सामने क्या है माइनस, तो 48 के सामने तुम क्या लगा दोगे माइनस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन है जिसमें -48 है, यही मार कर चले आओगे। लेकिन मैंने तुमको बताया था यदि डी का मान माइनस आ जाए, तो मैं क्या बताया था, डी का मान माइनस आ जाए तो जो मूल होगा वो मूल का नेचर क्या होगा, तो मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। हाँ, काल्पनिक का मतलब क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक का मतलब क्या, वास्तविक नहीं, बल्कि रूट में कुछ आएगा माइनस। तो किस में है वास्तविक नहीं, देखो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सारा चीज़ें मैंने आपको बताया है। और याद रखो, मैंने जो बता दिया उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, तुम सबूत के तौर पर देख ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देख कर लड़के भड़क जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो होते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यम का वो मान ज्ञात करो, यानी ये यम का मान दोस्तों ज्ञात करने के लिए करा है। पहली बात कैसे क्वेश्चन आए तो तुम खुश हो जाया करो, मुँह न गिराया करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। तो जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसी रूप में इस RHS की तरफ यम है, यम की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करना है, यम की वैल्यू, और RHS की तरफ यम है। तो जिस प्रकार से 4/29 के पावर ये है, तो तुम इसको भी 4/29 में कन्वर्ट करोगे, 4/29 में कन्वर्ट करोगे। देखो अलग अलग इसको लिख लो। पहले देखो 1/, के रूप में ऐसे हम अलग अलग तुम्हें दिखा रहे हैं। 29 के पावर भी 3, 4 के पावर भी 3। अब देखो 29 के पावर 3 है तो ऊपर वाले ऊपर लिखो गुण है, 4 का पावर 2 है तो एक ही में लिखो सबको। देखो समझो, 29 के पावर क्या 11 है तो 29 के पावर 11 करो नीचे। अब नीचे लिखो 4 के पावर क्या है 3 है तो 4 के पावर 3 करो, गुण है। 29 के पावर क्या है 2, नीचे को नीचे लिखो, ऊपर को क्या लिखो ऊपर लिखो, 4 के पावर क्या 11 है। और LHS को ज्यों का त्यों ऐसे ही, RHS को ज्यों का त्यों ऐसे ही मान लो कि है। अब देखो 29 को नीचे करना है, 4 को ऊपर करना है, तो तुम क्या करो ऊपर लिख दो 4 और नीचे लिख दो 29। तुम्हें मैंने क्या एक चीज़ बताया है, अभी तुम अगर याद करो तो मैंने बताया था कि कोई संख्या 1 के पावर यम है और ये जो बटा के नीचे जाएगा तो 1 के पावर माइनस यम हो जाएगा, बताया था ना। देख लेना, अगर नीचे है ऊपर जाएगा तो चिन्ह उसके पावर का बदल जाएगा। तुम देखो आज ही मैंने बताया है। अब देखो 4 के पावर ऊपर 4 रखे हैं तो ऊपर 4 के पावर क्या है, ऊपर 4 के पावर 2 है तो 2 रहने दो, ठीक है 2 है 2 रहने दो। और ऊपर है क्या कोई 4 का पावर नहीं। अब नीचे देखो 4 के पावर क्या है, नीचे 4 के पावर 3 है। जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 4 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और जब ये बेस 4 और 4 समान है तो उसका घात क्या हो जाता है, जुट जाता है या घट जाता है। ये चीज़ मैंने आज ही बताया है। ये चीज़ कब बताया, आज ही बताया है। तो हम डायरेक्ट ऊपर 2 के पावर -3 कर दे रहे हैं, इसमें कोई तुम्हें हर्ज नहीं होनी चाहिए। जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो उसकी घात जुट या घट सकते हैं। चूँकि नीचे है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, घात -3 हो जाएगा। ये भी हो गया, इस 4 के घात 11, ये +11 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो 29 नीचे है तो नीचे 29 और कहाँ है, यहाँ है। 29 के पावर क्या था 2 था तो 2 कर दो, और ऊपर वाली को नीचे लाओगे तो चूँकि 29 के पावर +3 है तो नीचे आकर -3 हो जाएगा। यहाँ 29 के पावर +11 है तो नीचे आकर -11 हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगला लाइन में हम लिखना चाहें तो अगला लाइन हमारा क्या होगा, तो अगला लाइन होगा 4 के पावर 2 के, देखो पहले माइनस माइनस जोड़ लो, -3 और -1 11 होगा -14, और 2 में से 14 जाएगा तो माइनस होगा 12, ठीक है। 4 के पावर -12 बटा, अब देखो 29 है तो 29 तुम लिख लो। अब देखो -3 और -11 क्या होगा -14, और -14 में से 2 जाएगा, यहाँ भी -12 ही हुआ दोस्तों, यहाँ भी क्या हुआ -12 ही हुआ। अब आगे देखो बराबर करो,
बराबर करो, बराबर करोगे तो क्या पाओगे यहाँ पर, ये वाला पाओगे। क्या था ये 4/29। देखो इसके 4/29 के पावर क्या था 9m + 7 था। और ध्यान से देखो -12 इसका भी पावर है, -12 इसका भी पावर है। तो क्या हम इसको -12 इसका भी पावर है और -12 दोस्तों इसका भी पावर है। तो क्या अब हम इसको एक ही में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर समान है। तो इसको तुम लिख सकते हो 4/29 के पावर, टोटल का पावर -12। अब ध्यान से देखोगे तो हमेशा तुम यही पाओगे कि ये बेस 4/29 है, 4/29 दोनों समान रहेगा। तो जब ये देखो ये भीतर वाला समान है, भीतर वाला समान है, तो कन्फर्म है कि ऊपर वाला भी बराबर होगा। भाई जब आधार समान है और बीच में बराबर का निशान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पावर भी क्या होगा, समान होगा। यानी माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखो, यानी देखो कलर चेंज कर लेते हैं, यानी -12 किसके समान हो जाएगा, यहाँ पर देखो -12 किसके समान हो जाएगा, 9m + 7 के समान हो जाएगा। और 7 को इधर लाओ तो क्या होगा, -12 और -7 बराबर 9m। जिसकी राशि मान ज्ञात करना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं। -12 -7 को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, -19 होगा। हाँ 9 और यम में गुणा है, 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर यम हो जाएगा। यानी -19/9 यम का मान आया, जो कि एकमात्र ऑप्शन है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्वास मानो बहुत कमाल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बीजगणित और अंकगणित का योग है। ये क्या कह रहा है, किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने, वो अज्ञात संख्या तुम यक्ष मान लोगे। क्या मान लोगे, यक्ष मान लोगे। तो किसी अज्ञात, देखो क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे करते जाओ। किसी अज्ञात संख्या यानी यक्ष की बात कर रहा है ना, तुमने यक्ष मान लिया। किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने यानी गुणे 3 गुने में से 24 घटाया जाता है, इसमें से 24 घटाया जाता है यानी -24। तो अंतर यानी घटाने के बाद जो आता है वो क्या आता है, 258 आता है। देखो कितना इजी तरीका से तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। तो अज्ञात संख्या यानी यक्ष की वैल्यू ज्ञात करिए, यहाँ भी यक्ष की वैल्यू ज्ञात करना है। और तुम्हें मैं बताता हूँ कि जब भी चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो चर राशि को एक पास तुम लिख लो, 3 में 1 से गुणा किए 3x हो गया। और सारे जो चर से अलग हैं उनको एक तरफ भेज दो, यानी -24 उधर जाकर +24 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो अभी यक्ष लिखो, ये गुणा इधर जाकर भाग होगा, लेकिन पहले जोड़ लो। 8 4 12 का 2 और 5 2 7, 7 और 1 8 और 2 तुम ऐसे उतार दो, ये 2 उतार दो, जोड़ लिया। और 3 यहाँ पर जो गुणा था इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हो गया भाग, तुम्हारा क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो 3 27 और 3 चौका 12 94 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्वास मानो, यदि तुम थोड़ी थोड़ी मेरी इस बात को समझ रहे हो और 2 बार वीडियो देख लोगे तो तुम्हारा एक भी नंबर गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों फ्री का नंबर देखा जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला मैंने बता दिया कि यक्स -1/यक्स का मान अगर k हो, तुमने देखो मैंने बताया था यक्स -1/यक्स का मान यदि k हो, और तुम्हारा पूछते कि यक्स क्यू -1/x³ के बारे में बताओ, तो मैंने क्या बताया था, ये क्यू है तो k का कर दो तुम क्यू। यहाँ पर यदि माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दो और क्या कर दो 3k। अगर यहाँ पर प्लस रहता, देखो यहाँ पर अगर प्लस रहता तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ माइनस करते, यहाँ माइनस है तो प्लस करते। ये याद कराने का नियम बताए थे। यहाँ पर k की वैल्यू क्या है दोस्तों, चूँकि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 4 है। k का स्थान पर क्या है, 4 है। तो k का स्थान पर 4 है तो 4 का क्या होगा, q होगा। और प्लस 3 × k का जगह 4 रखा तो 4 का q क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। तो क्या हुआ 64 और प्लस 3 चौका क्या हो गया 12, 64 12 तुमने जोड़ा 76, ये आंसर। दोस्तों तुम्हें क्या लग रहा है, जो बताया क्या उससे अलग आ रहा है? नहीं दोस्तों, अभी भी समय है। आप प्लीज़ मेरे बताए वीडियो का फॉलो करें। क्वेश्चन एग्जाम में आया दोस्तों कि 4m² + 6x + 2 के मूल ज्ञात करिए। तो इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करो, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण से। तो a का मान क्या आएगा दोस्तों, a का मान आएगा 4, b का मान क्या आएगा दोस्तों, b का मान आएगा 6 और c का मान आ जाएगा 2। मूल ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या बताए हैं, अल्फ़ा या बीटा ज्ञात करने के लिए क्या बताए हैं, -b ± रूट में b² - 4ac/2 × a होता है। अब इसमें मान रख दो, मान रखोगे डायरेक्ट तुम्हारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो ये -b का मतलब क्या हुआ, b का मान क्या है दोस्तों, b का मान क्या है, देखो ध्यान से, b का मान तुम्हारा 6, तो -b यानी ये 6। अब फिर क्या आता है से, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस लगा दिए, रूट में b² का मतलब क्या होता है दोस्तों, b का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। -4ac, a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 4 है तो यहाँ 4 रखोगे। c का मान क्या है, c का मान 2 है तो यहाँ 2 रखोगे। मैंने 4 में 4 से गुणा करोगे तो 4 चौका 16 दूना 32, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 बटा क्या है दोस्तों, बटा है 2a, 2 और a का मान क्या है 4, यानी 2 × 4 यानी क्या आ जाएगा दोस्तों 8।
यानी क्या आया, एक लाइन यहाँ पर लिख दो, एक लाइन यहाँ लिख दो, आ गया -6 प्लस -36 में से 32 जाएगा, क्या हो जाएगा √4 बटा 8। अब बताओ 32 √4 का मतलब क्या हुआ, बाहर जब आएगा तो 2 × 2 यानी एक जोड़ा बाहर लाते हैं, यानी हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2, हो गया 2। ठीक है, अब देखो, अब तुम यहाँ तक कर दिए। यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस रखने पर वैल्यू आएगी, एक बार माइनस रखने पर, क्योंकि द्विघात का समीकरण 2 वैल्यू आता है। तो अल्फा बराबर अगर तुम निकालना चाहो तो एक आएगा -6, एक बार प्लस रखो +2 बटा 8, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों, बीटा का मान आएगा, वो क्या आएगा -6, एक बार माइनस रखो -2 बटा 8। यहाँ कैलकुलेट करो तो क्या आएगा अल्फा की वैल्यू, -6 +2, चिन्ह विपरीत है, घटेगा और चिन्ह बड़े वाले का आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा बीटा का मान दोस्तों, बीटा का मान क्या आ जाएगा, ये अल्फा का मान या बीटा का मान है, -6 -2, चिन्ह समान है तो जुटेगा और चिन्ह माइनस ही रहेगा बटा 8। ये तुम्हारा आ गया। कुल मिला के देखो ध्यान से, अल्फा की वैल्यू क्या आई, तो -4 बटा 8 यानी क्या आया 4 बटा 8 यानी 4 दूना का 8, यानी -1/2 आया। क्या आया -1/2। तो यहाँ लिख दिए -1/2। बीटा की वैल्यू क्या आई 8 बटा 8, मैंने 8 में 8 से भाग करोगे तो 1 आएगा, यानी -1। कहाँ उत्तर आ रहा है -1/2, और -1 कहाँ आ रहा है उत्तर, यहाँ आ रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विश्वास मानो, यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो चुटकियों में इन सारी क्वेश्चन को एग्जाम में कर डालोगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखोगे, ये पूरे का बटा है तो तुम 1 का बटा कर दो, यानी x बटा x कर दो, +1 बटा x कर दो, बराबर कर दो 17। तो यानी तो x², इसको भी अलग कर दो, x² बटा x² कर दो, बटा 1 बटा x² कर दो, अलग अलग इसका मान पूछ रहा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये x में x से भाग करोगे तो 1 होगा, जो दोस्तों बटा मतलब भाग होता है। 1 बटा x ज्यों का त्यों हो है 17 इतना, तो x² में x² से भाग करोगे तो 1 होगा, यानी 1 + 1 बटा x² बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो दोस्तों, तो एक चीज़ और, यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ सकता था, एक को उधर भेजो, यहाँ पर तुम्हारा हल भी नहीं करना है, उत्तर बैठे बैठे आ रहा है 1 बटा x हो जाएगा, उधर जाकर 17 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16। और x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो x इधर जाकर गुणा होगा और 16 इधर आकर फिर 1 में क्या होगा भाग हो जाएगा। या मानो कि इसको पलटो तो इसको भी पलट दो, कैसे भी तुम x की वैल्यू क्या आ गया 1 बटा 16, यही x का मान यहाँ रख दो, यही मान ज्ञात करना है ना। देखो ध्यान से, यही मान ज्ञात करना है, तो x का मान यहाँ पर रख दो, ये क्या है 1 है, +1 बटा 16 x², 1 बटा 16 करोगे, 1 बटा 16 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो इस 16 का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा 1 + 16 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है यार, तुम्हें बताओ 256 होता है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, हमारे समझ से दोस्तों इसका उत्तर क्या है 257। कहाँ आ रहा है, 287 हो सकता है दोस्तों, या तो मेरे में कहीं मिस्टेक हो करने में, या तो 257 की जगह 287 दे दिया हो। तो देखो इसमें कहाँ मैं एरर किया हूँ, उस एरर को पहचानो और कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, नहीं तो तुम्हारा 257 क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी गलती भी हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, क्या हम सिली मिस्टेक हो रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये समानुपाती का है। c बराबर 9 है तो b बराबर 6, c बराबर 9 है और b बराबर 6 हो तो c का धनात्मक मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, तो a संबंधी b का मतलब क्या हुआ दोस्तों, a संबंधी b का मतलब हुआ a बटा b। समानुपाती का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बराबर, इसको देखो कन्वर्ट कर रहे हैं। b संबंधी c का मतलब क्या हुआ दोस्तों, b बटा c। देखो एक तरफ ये और एक तरफ क्या है ये, कि c बराबर 9 है, तो c बराबर 9 है और b बराबर 6 हो तो c का धनात्मक मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान देखो c की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम करो क्या, a की जगह तुम क्या रख सकते हो। देखो c की जब मान पूछे ना, तो तुम सबको हटाकर c को लाने का प्रयास करो। तो यहाँ से देखो a को कैसे हटाओगे, a की जगह पर क्या रख सकते हो तुम, या c की जगह, देखो पहले a की वैल्यू नहीं ज्ञात करना, तुम्हें c की वैल्यू ज्ञात करना है, तो c को हटाओगे। ठीक है ना, मार्क करो, सी को रखोगे, बाकी सबको हटाओगे, तभी सी की वैल्यू ज्ञात होगी। तो यहाँ से देखो ध्यान से देखो, ए और सी में गुणा करोगे तो तुम्हारा AC हो जाएगा, अब बी में बी से गुणा करोगे तो तुम्हारा b² हो जाएगा, और सी यहाँ से ज्ञात करोगे तो b² बटा तुम्हारा a हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू, अब देखो b की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो b की वैल्यू है 6, तो 6 का तुमने कर दिया स्क्वायर
बटा ए की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो c बराबर 9a है ना। तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो तुम, c/9, क्योंकि इंटू इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी तुम ए की जगह पर लिख सकते हो c/9। अब देखो ध्यान से 9 पर चला जाएगा, 9 पर चला जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 6 का 36 गुणे 9 बटा c। बटा c इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो c² बराबर हो जाएगा 36 गुणे 9। अब तुम कहना क्या होगा, तो c जो है ए स्क्वायर इधर जाकर रूट में बदल जाएगा। कभी भी बराबर के उधर जाकर कोई भी चीज़ क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखो 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा, 6 का 36, 9 का क्या होगा, 3 का 9 होगा, यानी 36 18 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 तुम्हारा राइट आंसर, ये नहीं 18 तुम्हारा यहाँ, ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 5x² करवाया, -12x -17 के मूल ज्ञात करो। वही a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर 5 है, b बराबर क्या है, b बराबर -12 है, c बराबर क्या है, c बराबर -17 है। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। ठीक है दोस्तों, और इसी का मान x बराबर हमारा जो मान आता है, या अल्फ़ा या बीटा बराबर होता है -b ± रूट में b² - 4ac अपन 2a में रख कर तुम डायरेक्ट इसका मान ज्ञात कर सकते हो, या डायरेक्ट इसको गुणनखंड करके हल भी करोगे तो भी तुम्हारा मान आ जाएगा, वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो तुम कर लोगे, हमें विश्वास है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों। जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करते हैं, बहुत ईजी तरीका है। ऊपर a + b चाहिए, नीचे a - b चाहिए। a² + b² का मान दिया है और ab का मान दिया है। a + b चाहिए, तुम देखो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, क्या होता है तुम ही बताओ, होता है a² + b² + 2ab होता है ना। अब देखो इसका मान रखो, a² + b² का मान डायरेक्ट देखो तो क्या दिया, 90, इसका मान हो गया 90 + 2 इंटू ab का मान क्या दिया है दोस्तों, 27। ये स्क्वायर है, जब इधर आ जाएगा तो देखो डायरेक्ट देखो a + b का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी तुम ध्यान से देखोगे तो डायरेक्ट तुम समझ जाओगे, नहीं देखोगे तो कैसे समझ पाओगे। देखो 27 दूना का 54, 90 में 54 जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 144 आएगा। रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। a + b का मान क्या आया तुम्हारा, 12। अब उसे a - b, तो a - b का क्या सूत्र होता है, तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लिखो, क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ पर पेन हमें क्या कर लेना था, चेंज कर लेना था। अब देखो यहाँ पर मान रखो, ये a² + b² का मान क्या है दोस्तों, a² + b² का मान 90 है, तुमने 90 रख दिया। -2 इंटू ab का मान क्या है दोस्तों, 27 है, तो 27 रख दिया। ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये 90 में से क्या तुम्हारा क्या घटेगा, 90 में से 27 दूना का 54, 90 में से 54 घटेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 बराबर का रूट जो है किसका वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। यानी a - b का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो a + b का मान 12, यानी इसके जगह ऊपर क्या रखते हो, 12 बटा a - b का मान क्या आया है दोस्तों, a - b का मान क्या आया, 6 आया, बटा 6 तुम्हारा क्या आएगा, 12 में 6 से भाग करोगे तो 2 तुम्हारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, संभावित मान क्या, ये तो हकीकत मान आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से आपको हमने सारे एग्जाम NTPC हो या RRB के जो भी एग्ज़ाम हो, उनसे हम क्वेश्चन इकट्ठा करके ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आए, और आपको मैंने दिखाया कि आपको शुरू में मैंने जो फार्मूला बता दिया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अगर वो आप तैयार रखते हो तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन को सही करके ही आओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आपसे जो है आज के लिए विदा लेते हैं। तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको निश्चित ही इसका जो है परिणाम आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।